बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुक़बा इरफान मलिक और आप सबको इस दुआ, इस उम्मीद के साथ इस आज के शो में खुशामदीद कहती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज का दिन आप सबका बहुत अच्छा गुजरेगा। और इस वक्त थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, स्पेशली जो लाहौर से बिलोंग करते हैं या पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से बिलोंग करते हैं, स्मॉग का हर तरफ राज है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में आजकल जितने भी लोग आ रहे हैं स्मॉग की वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। सो मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें और इसके अलावा जो स्मॉग के हवाले से मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर बारहा दफ़ा बताई जा रही हैं, उन पर भी अमल पैरा होने की कोशिश करें। अब्दुल रऊफ साहब आज कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर हमारे साथ शो में हमें ज्वाइन नहीं करेंगे और हम उनको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मिस भी करेंगे, बट हरमीत हमारा साथ देंगे। हरमीत का रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड यू आर लुकिंग वेरी गुड। येलो ऑलवेज सूट्स यू, मतलब मैं देखती हूँ कि थोड़े दिन पहले भी आपने एक येलो ड्रेस पहना था, जिसके बाद मैंने आपकी कॉपी करने की कोशिश की, नेक्स्ट डे मैंने भी येलो पहना, बट आप पर जो जच रहा था वो तो कमाल था भाई, और आज भी बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। बल्कि आज आपने फिर जिक्र किया रूफ साहब का। जब रूफ साहब नहीं होते हैं तो यकीन माने कि हमें हमारे साथ साथ जो पब्लिक है, जो हमारे देखने वाले हैं, उनको भी थोड़ा सा ये होता है कि भाई सुना सुना ये सेट लगता है। बहरहाल मैं वही कहूँगा कि भाई शुरुआत करें आप। शुरुआत करूं? ऑल राइट, टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूं। डेली डोज के साथ करेंगे, उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टोरी होगी जनाब वो ये कि खातून सूबाई मुहतसब गरीब खवातीन की अदालत का क़याम अमल में लाया गया है। इस अदालत के तहत और इस खातून सूबाई मुहतसब के तहत जितनी भी खवातीन हैं उनको जो उनके हुकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाएंगे। इस पर आज हमने डिस्कशन करनी है। कराची का रुख करेंगे, जहाँ पर कराची चिड़ियाघर के जानवरों के लिए खाना बंद होने की वजह से वहां पर जो एनिमल्स मौजूद हैं वो बहुत ज्यादा लागर हो गए हैं। रीजंस क्या हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। और अगली स्टोरी हमारे पास ये होगी कि हमारे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब, इनकी मुबैना ऑडियो लीक का एक मामला है जिस पर अपोजिशन की जानिब से अब हम मुतालबा देख रहे हैं। हरमीत, आपसे भी मुखातिब हूँ कि अब अपोजिशन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले का अज खुद नोटिस ले। अब लिया जाता है या नहीं, ये तो ऑब्वियसली हमें कोई लीगल एक्सपर्ट ही बताएगा। सो इस पर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। और एक बहुत अहम मौजू कि अगर हम आजकल देखें तो ये एक मतलब एक थिंकिंग पाई जा रही है, मुख्तलिफ बयानात जो है हम देख रहे हैं कि मीडिया में आ रहे हैं, मीडिया की जीनत बन रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, जवाबात इस वक्त जो है बिल्कुल धीमा सा लहजा अपनाया गया है। बट बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि एक्सपर्ट से हम इसकी राय लेंगे। और लेकिन आजकल मीडिया, सोशल मीडिया की और प्रिंट मीडिया की ये खबरें जो है जीनत बनी हुई है और मुख्तलिफ ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप और मुख्तलिफ चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि इस पर एक अच्छी डिस्कशन हो जाएगी, बिल्कुल, और हम करेंगे भी आगे चलकर। जो सवालात हमारे मन में और आवाम के मन में है तो वो उसके हवाले से पूछना जो है वो हम दोनों का फर्ज है, बल्कि आवाम भी यही चाहती है कि भाई पता चले कि उन्हें क्या जा रहा है भाई। हाँ, ठीक हो गया। इससे अगले सेगमेंट का जो हमारे पास टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल ये देखा जाता है और नोटिस भी किया जा रहा है सोसाइटी में कि खवातीन, लड़कियों के, बच्चियों के रिश्तों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इंटेंसिफाई करते जा रहे हैं। गो कि मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ मर्दों के लिए भी, लड़कों के लिए भी रिश्तों के कुछ मसाइल हैं जो मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में, जिसका एक रीज़न तो ऑब्वियसली ये है कि स्टैंडर्ड्स लोगों के बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारा आज का टॉपिक है इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आया इस बात में कितनी हकीकत है कि जो लड़कियाँ, जो खवातीन बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं, ये कहा जाता है और ऐसी थिंकिंग पाई जाती है कि उनके रिश्तों में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो इस पर हमारे साथ मैच मेकर जो कि पाकिस्तान में मतलब बहुत ज्यादा मशहूर है, मिसेस खान, हमें शो में ज्वाइन करेंगी और आखिर में खुसूसी रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। डेली डोज के साथ आगाज करते हैं और डेली डोज की हमारे पास सबसे पहली स्टोरी हरमीत हमारे पास ये है और वो हरमीत के शहर से है, शहर इक्तदार से है। हरमीत, रोशनी आप डालिएगा। आगाज इसका मैं कर देती हूँ कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद में
नौजवानों के जो कन्वेंशन है उससे खिताब करने वाले हैं और 4 नए नौजवानों के लिए प्रोग्राम्स उसका आगाज किया जाएगा। 137 यूनिवर्सिटीज के लाइक 25 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं जिनको कर्ज फराहम किए जाएंगे, उनकी करियर काउंसलिंग की जाएगी, उनको स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, उनके लिए मुख्तलिफ सेंटर्स जहां पर वो अपनी ट्रेनिंग कर सके वो कायम किए जाएंगे। सो ओवर टू यू, जरा आप बताएं ना, बिकॉज आपके पास ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन होगी इससे ज्यादा। नहीं, मैं जब भी हमने देखा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार में है तो नौजवान, क्योंकि इस मुल्क की अगर बात करें तो बेशतर जो तादाद है वो नौजवानों पर ही मुश्तमिल है और नौजवान ही कौम का सरमाया है मुस्तक़बिल का। तो ऐसे में कई ऐसे प्रोग्राम जो है वो ये गवर्नमेंट लेके आई है। नौजवान काफ़ी हम अगर देखें तो बेरोजगारी की शरह भी बढ़ रही है, इसके साथ साथ कारोबारी मैदान में अगर आपने उतरना है तो आपको पैसों की तो ज़रूरत है। कई सारे नौजवान जो कारोबार करना चाहते हैं तो उनके लिए एक नए मौके और बिलासूद जो कर्जे दिए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा इक़दाम है हुकूमत की जानिब से नौजवानों के लिए कि, और ख़ासकर हुनरमंद नौजवानों के लिए एक और अच्छा ये है क्योंकि उसमें हम ये देखते हैं कि ख़वातीन भी शामिल है जो काफ़ी हुनर रखती है लेकिन उनके पास अपना, ये कल भी हमने इस पर डिस्कशन की थी कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है लेकिन आप उसको आगे मार्केट में फैलाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और वहां से कोई इनकम आपकी तरफ आए तो उसके लिए आपको जरूरी है कि कोई ना कोई पैसे आपके हाथ में हो। इसीलिए ये जो प्रोग्राम आ रहे हैं तो इसमें आप हुनरमंद जो हजरात हैं उनके लिए काफी मौके दिए गए। फिर स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने पढ़ाई करनी है या उन्होंने जॉब्स या उन्होंने कोई कारोबार अपनाना है, तो मैं समझता हूँ यही अच्छे प्रोग्राम है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब आज ऐलान भी करेंगे। और इससे कबल भी कुछ ऐसे प्रोग्राम आए थे जिससे काफी लोगों ने इस्तिफादा हासिल किया है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आते हैं। हरमीत, हमने अक्सर देखा कि जिन बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है उनके लिए जब वो बड़े हो जाते हैं और जब वो 18 ईयर्स लाइक क्रॉस कर जाते हैं और उनके लिए आईडी कार्ड बनना होता है तो हमने अक्सर देखा माजी में बहुत से मसाइल ऐसे लोगों के लिए जन्म लेते थे। समझ नहीं आता था कि ऑब्वियसली बाप तो है नहीं, अडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं, सो जो आइडेंटिटी है वो किस तरह से लाइक शो की जाए, बाप का जो नाम है वहां पर क्या लिखा जाए। सो दिस was one of the biggest problem जो लोगों को फेस करना पड़ता था, स्पेशली जिन्होंने बच्चे अडॉप्ट किए होते। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो सिंध हाई कोर्ट ने इस हवाले से एक बड़ा अच्छा जो है वो ऐलान किया है कि जितने भी इस तरह से बच्चे होंगे उनके जब आईडी कार्ड्स बनेंगे तो उसमें किया क्या जाएगा कि वो बच्चे उनके जो गार्डियंस होंगे, ख्वाह उनकी परवरिश किसी खातून ने की हो या मर्द ने की हो, वहां पर उस बॉक्स में उनके गार्डियन का नाम आ सकेगा। सो इस हवाले से एक बड़ा अच्छी चीज है, ऑब्वियसली लोगों के लिए बहुत ज्यादा ईज होगी। सो इस हवाले से पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा और गुलकारा हदीका कयानी सभी वाकिफ हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया है और इस हवाले से उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ पिक्चर्स भी शेयर की हैं जिस पे बड़े जबरदस्त किस्म के कैप्शंस भी थे और जिस पे उनका ये कहना है कि इस फैसले से ऑब्वियसली हमारा जो मुल्क है वो एक कदम आगे की जाने बढ़ रहा है। हरमीत, नहीं, बहुत अच्छा इक़दाम है रोमा। अगर हम देखें बहुत बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जो लोगों ने अडॉप्ट किए हैं, यतीम हैं बच्चे। फिर उसके लिए सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपके पास शनाख्ती कार्ड में जब ये आप जाते हैं तो वही पे मसाइल होते हैं। तो ये एक अच्छा इक़दाम है जो मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर हम देखें पूरी दुनिया में इसके लिए काफ़ी कवानीन है और काफ़ी सारे मारूफ एक्टर जो हैं उन्होंने, मशहूर सेलिब्रिटीज़ जो हैं उन्होंने काफ़ी सारे बच्चे जो है अडॉप्ट किए होते हैं। पाकिस्तान में भी ये कल्चर बड़ा अच्छे तरीके से वो हो रहा है, क्योंकि अगर आपको याद किसी का सहारा बनते हैं तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल ठीक। और अगर आपको याद हो तो 2005 का जो इंतहाई हौलनाक जलजला आया था जिसने बहुत सी तबाहकारियां की थी, आजाद कश्मीर और बालाकोट और इस तरह, तो हदीका कयानी ने ये जो बच्चा अडॉप्ट किया था, लाइक ही वाज जस्ट अ फ्यू डेज ओल्ड जब इन्होंने ये बच्चा अडॉप्ट किया। तो बेसिकली इसके जो पेरेंट्स थे उनका इंतकाल इस जलजले के दौरान हुआ था। सो इन्होंने भी ये जो बच्चा है जिसके साथ आजकल ये पिक्चर्स भी इनकी आती हैं, हम देखते हैं बहुत बड़ा बच्चा हो गया, इज एक्चुअली वेरी क्यूट एंड हैंडसम, तो बड़ा हो गया माशाल्लाह। सो उन्होंने मतलब जो खुशी का इजहार किया वो इस वजह से किया बिकॉज उनके अपने लिए काफी ज्यादा आसानी हो गई होगी। सो हम जिस तरह से सेलिब्रिटीज का जिक्र कर रहे हैं, लोग बहुत से इस तरह के काम करते हैं, स्पेशली सेलिब्रिटीज को हम देखें। सो हदीका कयानी ने भी एक बच्चा जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है जिसको वो अपना बच्चा मानती हैं। जी
बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ कि सेलिब्रिटीज पाकिस्तान की मैंने का भी जिक्र किया फिर मुख्तलिफ ममालिक का, लेकिन आपकी बात ठीक है, जब सेलिब्रिटीज लोग इनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा होते हैं, जब ये इस किस्म के इकदाम उठाते हैं तो कई सारे लोग मैदान में आ जाते हैं। और आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि वो कई यतीम बच्चों का वो सहारा बनते हैं। फिर ऐसे हमने देखा कि ओल्ड एज होम है तो वहाँ पे अलग वो उनको सपोर्ट करते हैं, तो एक अच्छा इकदाम है, होना चाहिए भाई। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास हरमीत बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की है। अक्सर आपके एक्सपीरियंस में भी ऐसे लोग आए होंगे, मैंने भी ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जनाब कि जिनकी लाइक हमारी नॉर्मल तो एक हाथ की उंगलियां 5 होती हैं, बट अक्सर लोग ऐसे होते हैं उनके हाथ के साथ एक हाथ या पाँव कह लें एक एडिशनल जो फिंगर होती है वो होती है। और इस पे अगर आपको लाइक इफ यू रिमेंबर तो जो भारतीय अदाकार हैं ऋतिक रोशन, वो भी इस हवाले से बड़ा मकबूलियत रखते हैं। उनकी भी 11 है। हाँ, इस तरह से जो इस तरह से थोड़े से डाइवर्स किस्म के लोग होते हैं ऑब्वियसली, और स्पेशली अगर वो पब्लिक फिगर्स हों तो लोगों को पता लगता है और वो हैरान भी होते हैं। सो इसी हवाले से मतलब ये कह लें कि ये कुदरत के मोजे होते हैं। ब्राजील के खानदान का जिक्र करेंगे हरमीत यहाँ पर। इस खानदान के लाइक 14 के करीब लोग हैं और इन सब की लाइक 14 के 14 लोगों की एक एक इजाफी उंगली। और कुछ अरसे पहले इस खानदान में एक और बच्चे ने जन्म लिया, इस बच्चे की भी एक एक्स्ट्रा उंगली। और ये कहा जा रहा है कि कुछ जीन्स के अंदर कुछ तब्दीलियां ऐसी रूनुमा होती हैं जिसके बाइस इस खानदान के जितने भी अफराद हैं वो ये एक अलहदा किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये खानदान जो है वो बहुत ज्यादा मकबूल है ब्राजील में। जी हरमीत, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, कुदरत के ये करिश्मे हैं और हमें किसी न किसी सूरत में हमें नजर आता है। मुझे आप भी याद है, आपने जिक्र किया तो मेरे गांव में भी एक शख्स था जिसकी तकरीबन ये 6 तो 12 मिला के, तो हम जब भी वो आते थे तो आपकी बात दुरुस्त है कि बच्चे थे तो ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे और हम हैरानी ये से उसकी तरफ देखते थे कि वाह भाई इसकी 12 उंगलियां हैं। तो ये जो आपकी बात दुरुस्त है कि ऐसे में कोई ना कोई ऐसा फिगर आपको आपके सामने जब आता है तो थोड़ी बहुत हैरानी होती है, पर वो आपकी बात दुरुस्त है कि कुदरत का करिश्मा है, रब किस न किस सूरत में हमें दिखाता है। बिल्कुल, कुदरत का वाकई ये एक बहुत बड़ा करिश्मा है। और डेली डोज की लास्ट स्टोरी जो कि हरमीत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कल आपने फवाद चौधरी साहब को सुना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन आपने सुनी होगी, जिसमें वो थोड़े से घबरा गए। पहली दफा ही मैंने उनको घबराया हुआ देखा। एक दफा मैंने उनको एक नजी टीवी चैनल के एक टॉक शो में घबराए हुए देखा था, जब उनके मद्दे मुकाबल मरियम औरंगजेब साहिबा थी, तो आहा क्या लाइक वो घबराए थे। और कल एक मैंने उनकी लाइक वो घबराया हुआ उनका वो एटीट्यूड देखा। वो महंगाई का जिक्र कर रहे थे जिसमें टमाटर की और मुख्तलिफ चीजों की जो कीमतें बयान कर रहे थे, उसमें हुआ क्या कि कहते हैं गार्लिक, अच्छा गार्लिक लहसुन को कहते हैं, अदरक को कहते हैं, अच्छा अदरक को कहते हैं, मतलब गलत बोल गए ना, और गार्लिक तो होता ही लहसुन है। सो वो उनका ये जो क्लिप था और ये जो मतलब जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है, लोगों ने एक क्लिप उठाया और सोशल मीडिया पर कल इस पे बड़ा तबसरे भी हो रहे थे। तो हमने इसको एंजॉय किया, लोगों ने भी ऑब्वियसली एंजॉय किया होगा, बिकॉज हम इंसान हैं, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी हो जाती है ऑन एयर। तो वो कल उनका ये जो मज़ेदार किस्म का ये जो क्लिप था ये वायरल हुआ, सोचा आज हम अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें। तो हरमीत क्यों ना ये चलकर क्लिप जरा पहले अपने नाज़रीन को दिखाएं भी और सुनवाएं भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्लिप हम अपने नाज़रीन के साथ दिखाएंगे भी, शेयर भी करेंगे। हरमीत, आपने कल ये देखा, डिड यू एंजॉय इट? अच्छा, मैं वैसे तो आपकी बात दुरुस्त है कि कोई ना कोई फिगर में कोई ना कोई बात ऐसी निकल जाती है और सोशल मीडिया की जब जीनत बनती है तब फिर जो ट्रोलिंग होती है तो वो बड़े मजे की होती है। तो लोग जो है इस चीज़ों को सोशल मीडिया पे काफ़ी एंजॉय करते हैं। और जाहिर बात है कि महंगाई की बात हो रही है, फिर खान साहब कहते हैं घबराना नहीं, तो फवाद चौधरी साहब बेचारे घबरा ही गया आखिर, क्योंकि घबराना तो पड़ता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अक्सर फिगर में भी इनसे गलतियां हो जाती है। तो कभी इनको टमाटर का भाव का पता नहीं होता, लेकिन आखिर ये थमा के कुछ ना कुछ लिस्टें जो मशीर वगैरह जो होते हैं वो थमा देते हैं कि भैया प्राइस ये है, लेकिन मार्केट की प्राइस कुछ और हो जाती है। बट बहरहाल असलम साहब ढूंढते रहेंगे। हाँ, असलम साहब तो ढूंढते रहेंगे, बट अभी जरा हम अपने व्यूअर्स को दिखाएं ना कि किस अंदाज में वो घबराए, देखकर। प्याज और गार्लिक, यानी जो गार्लिक है, गार्लिक को कहते हैं लहसुन नहीं अदरक, गार्लिक इज अदरक, सॉरी गार्लिक अदरक। तो अदरक जो है उसकी ये जो कीमतें हैं इनकी वो भी कम हुई। तो गार्लिक जनाब अदरक
ये बड़े मजेदार किस्म का क्लिप था। और मतलब लेकिन इस चीज को हम क्रिटिसिज्म के एंगल से नहीं देख सकते। ये अक्सर हम लोगों के साथ भी ऐसे हो जाता है कि माइंड कहीं और होता है, कहना कुछ और होता है, मुंह से कुछ और निकल जाता है। इवन लाइव शो के दौरान भी हरमीत हमारे साथ तो अक्सर ऐसे हो जाता है। मतलब हमारे व्यूअर्स हमसे पूछते हैं, लाइक मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि ऑन एयर अगर आपको लाइक यॉर्निंग हो रही हो या स्नीजिंग आ जाए तो आप क्या करते हैं। सो अब मैं कहती हूँ यार हम कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल, किसी के साथ भी हो सकती है। लोगों को पता चलना चाहिए कि चीजें लाइफ का हुस्न होती हैं। कुछ रोज पहले ही हमारे, अगर आपको हरमीत याद हो, वो क्लिप भी थोड़ा सा वायरल हुआ था कि हमारे शो में गेस्ट आए थे और मैं उनका शुक्रिया अदा कर रही थी, एंड सडनली ऑल ऑफ अ सडन लाइक ही स्टूड अप, वो खड़े हुए अचानक। हाँ, तो वो इतनी मजेदार किस्म की चीज थी कि वो आई वाज लाइक अनएबल टू कंट्रोल माय लाफ्टर। सो वो भी एक चीज हो गई। सो इस तरह के वाकयात हर किसी के साथ होते रहते हैं। जी हरमीत। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आप ऐसा लगता है लोगों को, बहुत ज्यादा लोग हमसे भी ये सवाल करते हैं कि छींक आती है तो आप क्या करते हो। मैंने कहा ऐसे में कुछ ऐसे इशारे हमें प्रोड्यूसर साहबान ने भी बताए होते हैं कि उसके बाद हमें कट कर दिया जाता है। हम भी आपकी तरह इंसान है, रिपोर्ट थोड़ी है। बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है, कैसी फनी चीजें जब आती हैं तो लोग भी ज्यादा उसको एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। ये था पब्लिक का डेली डोज और अभी हम एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम देखें तो सूबाई सतह पर मुख्तलिफ इदारों का क़याम अमल में लाया जाता है और काफ़ी अरसे से ये जो इदारे हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं। 2013 का अगर हम जिक्र करें तो खातून सूबाई मुख्तसिब जो कि इदारा है, इसका क़याम अमल में लाया गया था, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि ख़वातीन के जो हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। हम अक्सर देखते हैं ख़वातीन जब अपने घरों से बाहर जाती हैं उनको वर्क प्लेस पर बहुत सी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, बट उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर वो रुजू कर सकें, अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकें और उस शिकायत पर ऑब्वियसली कोई एक्शन लिया जा सके। सो इस इदारे का क़याम अमल में लाने का मकसद बेसिकली यही था। हाल ही में इसमें कुछ चेंजिंग्स की गई हैं। चेंजिंग से हुआ यह है कि ख़वातीन को मज़ीद एम्पावर किया गया है। ये हुआ है कि मतलब पहले तो हरासमेंट इसमें थी, बट अब ख़वातीन को मज़ीद हुकूक जो उनके हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को इन इदारों के ज़रिए, इस इदारे के ज़रिए उनके मज़ीद जो हुकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। सो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। सूबाई मुहतसिब नबीला हाकिम इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच नबीला, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो बेसिकली मैंने तो थोड़ा सा बता दिया कि लाइक 2013 में इसका क़याम अमल में लाया गया और इसका बुनियादी मकसद क्या था। अब इसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं और जो ज़्यादा हुकूक है ख़वातीन के, उनके लाइक और ज़्यादा उनको उनकी जो प्रोटेक्शन है उसको यकीनी बनाया जाएगा। सो इसको ज़रा आप एलाबोरेट कर दें, फिर यहीं से हम मज़ीद डिस्कशन। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जैसे आपने बताया कि 2013 में ये इदारा कायम हुआ और उस वक्त जो कानून पास हुआ था वो था सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जो वुमेन को फेस करनी पड़ती है, वर्किंग वुमेन को ख़ास तौर पे। तो एक तो बहुत सारा लोग मिक्स करते हैं, क्या डोमेस्टिक वायलेंस भी इसमें आएगी या जो पब्लिक प्लेस के ऊपर हैरेसमेंट होती है क्या वो भी यही इदारा देखता है। तो पहले तो उसकी क्लैरिटी ज़रूरी है कि लोगों को बताने के लिए कि ये इदारा जो है स्पेशली वर्किंग वुमेन के लिए, ख़ास तौर पे आप जैसे लोग अगर टीवी स्टूडियो में भी यहाँ मौजूद हैं, चैनल्स पे भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक कानून जो है वो पास हुआ है कि हर वर्किंग प्लेस पे क़ायदे ज़ाबित जो हैं वो चस्पा किए जाएंगे। टुडे आई विल चेक कि आपके यहाँ पर हैं या नहीं, और लेकिन हम फिर गुजारिश करेंगे। मैं यहाँ पर आपको कता कलामी के लिए माजरत चाहूँगी। मीडिया हाउसेस का आपने जिक्र किया, बहुत से मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जहाँ पर हरासमेंट का सामना ख़वातीन को करना पड़ता है, बट लकीली मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हूँ जहाँ पर कोई ऐसा मामला है नहीं। एब्सोल्युटली राइट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा तो ऐसा नहीं है, भले बहुत सारे टीवी चैनल्स पे मुझे जाने का इत्तेफाक होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो कानून है इसकी प्रोजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों को इसकी अवेयरनेस हो, हमारी ख़वातीन वेल अवेयर हों हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देयर रूल्स एंड हाउ दे कैन कम टू अस एंड फाइल देयर कंप्लेंट्स। सो ये एक बहुत अच्छा मुझे हमेशा बड़ी खुशी होती है जब मैं टीवी स्टेशंस के ऊपर जाती हूँ, तो मुझे पता लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आपका जो एटमॉस्फेयर बड़ा पीसफुल है, पीसफुल एनवायरनमेंट है। और लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी जगहों बहुत कुछ हो भी रहा होता है। इसके साथ साथ जो चेंजेस की आपने बात की है कि सूबाई मुहतसिब के इदारे को वुमेन के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए मज़ीद जो है वो एम्पावर किया गया है, तो मैं ये बताती चलूँ कि अभी एक कानून पास हुआ है, इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट एक्ट। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे यहाँ एक आम रवाज बन चुका है कि बहनों के जो वरासत के हक होते हैं, शेयर्स होते हैं, और स्पेशली अगर हम देखें हमारे दीन में
जो एक ख़ास और उसको सूरत निसा की आयत में इसको बड़ी तफसील से इसका जो है वो उसका तर्जुमे में मौजूद है कि किस तरह से विरासत, अगर किसी का फादर या मदर किसी की डेथ होती है तो विरासती तकसीम कैसे होगी। सो मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि 90-80% केसेस जो हैं वो इसी तरह के हैं कि विरासत अगर ट्रांसफ़र भी हो गई है तो बहनों ने किसी वजह से भाइयों से क्लेम नहीं की, टाइम गुजरता गया, जब किसी को ज़रूरत महसूस हुई तो उसने कहा तो उसको उसका हक नहीं दिया जा रहा। सो अब ये एक रवाज की शक्ल इख्तियार कर चुका है हमारे सूबा पंजाब में, और बाकी सूबों का भी यही हाल है कि यहाँ पर ख़वातीन के राइट्स को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है, या जैसे वरासत के मामलों को अगर पंचायत भी होती है, रिलेटिव्स भी बैठते हैं, वो कहते छोड़ो, तुम तो औरत हो, तुम तो बहन हो, तुम्हारी तो शादी कर दी है, तुम्हें क्या ज़रूरत है। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि ये कानून पास हो चुका है और अब इसकी प्रैक्टिस सूबाई मौसम के पास जो है, इसका आपका एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, थ्रू वेबसाइट दे सकते हैं, थ्रू ईमेल दे सकते हैं, बजरिया डाक भेज सकते हैं 174 शादमान 2, आप सिर्फ लिखें, सूबाई मौसम लिखें ऊपर और अपनी कंप्लेंट फाइल करें। आपने जो जिक्र किया कि वुमेन प्रॉपर्टी राइट एक्ट 2020 जो है वो पास हो चुका है, तो बहुत अच्छी बात है कि ख़वातीन के हवाले से जायदाद के तनाज़ात पर बहुत ज़्यादा मसाइल है, खासकर देहाती इलाकों में। तो आज भी ये एक्ट तो पास हो चुका है, बहुत सी कम ख़वातीन जानती है इसके बारे में, लेकिन बहरहाल आपका ऑनलाइन सिस्टम भी है, तो ऐसे में जो शिकायत मौसूल होती है, कौन कौन से इलाकों से ज़्यादा होती है और किस किस्म की शिकायत अब तक अगर जो मौसूल हुई है वो किस किस्म की है? जी, हरमीत का बेसिकली सवाल ये है कि ये तो एक्ट तो बन गया, बट आप ये बताइए कि ऑब्वियसली इस तरह के जो मसाइल हैं वो देहातों से ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। सो इस वक्त आपके पास जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो मोस्टली किन एरियाज से हैं और फिर उस पर आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है? मतलब किसी की शिकायत आ गई तो उसके बाद किया क्या जाता है, एक्शन क्या होता है, एक्शन प्लान? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँ कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कंप्लेंट्स देहातों से आएँ। सबसे ज़्यादा मुझे शहरी एरिया से कंप्लेंट्स आ रही हैं, लाहौर से बेशुमार कंप्लेंट्स आ रही हैं, जहाँ पर वुमेन्स की प्रॉपर्टी के ऊपर भाइयों ने, चचाओं ने कब्जा किया हुआ है। हमारी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी टीवी पे ऑन एयर हुई हैं, जिसमें डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो हैं आगा साहब, उनकी फैमिली का अपना केस था और शहर चबुर्जी और ग्वाल मंडी जो मेन सिटी एरियाज लाहौर के हैं, वहाँ से प्रॉपर्टी जो चचाओं ने कब्जा किया हुआ था अरसा दराज से, और वो हमारे पास आए और हमने विदिन 40 डेज, नॉट इन 16 डेज, 60 डेज, हमने 40 डेज में उनको उनका ना सिर्फ हक दिया बल्कि उसकी वैल्यू जो थी प्रॉपर्टी की वो भी उन्होंने वहीं पर उनको पे की। सो मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इसमें मीडियम जो तरीक़ाकार है वो ये है कि कोई भी खातून जिसको ये लगता है कि उसके भाई ने उसके प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, जो वरासती मकान है, यूजली ये होता है कि वालिदैन का जो वरासती मकान होता है उसमें भाई रह रहे होते हैं और बहनें चूँकि शादी होके जा चुकी होती हैं, सो वो अपना उस पर राइट समझते हैं क्योंकि हम बेटे हैं, सो ये मेरा हक है कि मैं इस मकान में रहूं, और अगर ये बाप की विरासत है तो खातून को कुछ नहीं देना। तो ये बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ और इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। अच्छा नबीला, यहाँ पर आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने बता दिया इसमें सेक्सुअल हरासमेंट आती है, इसमें अब जो चेंजिंग्स की गई हैं मज़ीद उसको अच्छा किया गया है, उसमें ये है कि प्रॉपर्टी का हक, विरासत का हक ख़वातीन आकर क्लेम कर सकती हैं और ये इदारा उनको इंसाफ दिलाता है, उनको हक दिलाता है। इसके अलावा और भी कोई चीज़ है इस हवाले से भी बताइएगा, और जो डोमेस्टिक वायलेंस थी उसको भी क्लियर कर दीजिएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी क्या ये इदारा कोई काम कर रहा है? जी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि अक्सर लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाए गए हैं, तो हम आपके पास आना चाहते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि यहाँ पर वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मौजूद है, यहाँ पर वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मौजूद है, यहाँ पर स्टेटस वुमेन कमीशन का इदारा मौजूद है। इस तरह की जितनी कंप्लेंट्स हैं वो इन इदारों में जाएंगी, लेकिन जो स्पेशली कंसर्न हैं आपके वर्क प्लेस हैरेसमेंट से और जो आपके वरासत के मामलात, मलकीती मामलात या आपकी प्रॉपर्टी के जो भी मामलात हैं ख़वातीन के खास तौर पे, वो हमारे पास आएंगे। बेसिकली ये इदारा इन दो मेन चीज़ों में चीज़ों के लिए काम कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, शायद मेरा ऑनर सवाल ना करना बनता हो बट स्टिल मैं आपसे पूछूंगी, जिस तरह से आपने आगाज़ ही में कहा कि मैं आपके इस चैनल में देखूंगी कि कहीं पर नोटिस है इस तरह से कोई या नहीं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मैंने आपको बताया कि हमारे अल्लाह का शुक्र है हमारे इस इदारे का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत से मीडिया इदारे ऐसे हैं जहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बट अगर फॉर एग्जाम्पल आप देख लें 10 इदारे हैं तो उसमें से 2 का माहौल अच्छा नहीं होगा, वहाँ पर काम करने वाली ख़वातीन को बहुत सी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है और मालिकान की जानिब से करना पड़ता है। अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस में कुछ ऐसी ख़वातीन आई जो इस हवाले से बोलती हैं, मंजर आम पर आती हैं, बट उसके बाद क्या होता है कि दे आर लाइक सो एम्पावर्ड और वो इतने लाइक क्या कह लें कि इतने पावरफुल हैं, इतने रिसोर्सफुल हैं कि फिर
कुछ होता नहीं है, बल्कि वो खवातीन अपनी नौकरियों से भी जाती हैं और वो कहीं और चैनल पर जाएंगे, उनको कोई नौकरी पर भी नहीं रखेगा। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या आपका ये इदारा ऐसे दबाव में आता है? ये बहुत ही आपने एक कंसर्न क्वेश्चन, आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। और आपको ये बताऊं कि जैसे ही हमारे पास किसी खातून की कंप्लेंट आती है हरासमेंट एट वर्क प्लेस के हवाले से, तो फ़ौरन रिटेलिएशन वाला मसला खड़ा हो जाता है। और साथ ही फिर वो हमें कहती हैं कि जी हमें तो वो ट्रांसफ़र कर देंगे, हमें नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन हमारे पास ये इख्तियार है कि हम उनको उस वक्त लेटर लिखते हैं कि जब कंप्लेंट हमारे पास आ जाती है कि आप इनको इनकी जॉब से ना ही निकाल सकते हैं और ना ही बिला वजह उनको किसी ऐसी जगह पे, जैसे किसी दूर-दराज इलाके में उसको फेंक दिया क्योंकि इसने कंप्लेंट फाइल किया। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें। और हमारे 90 ये होता है समहाउ, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि अगर ऐसा कहीं होता भी है तो डिपार्टमेंट को पता होता है कि इस कंप्लेंट फाइल करने की वजह से हुआ है, सो उसमें हम रीइंस्टेट करने का फौरन लेटर जारी कर देते हैं अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है। और हमारे 99% जितने ऑर्डर्स हैं उसके ऊपर अमल दरामद होता है। कोई 1% कहीं कोई मसला रह जाए तो रह जाए, अदरवाइज हमारी तरफ से जो है वो जो रिसोर्सफुल लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, वो आपको अंडर प्रेशर लाते हैं, प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है। देखिए, ये तो मेरा ख्याल है हर जगह ही होता होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड में, लॉ की फील्ड में, और इससे पहले मैं चेयरपर्सन रही हूँ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी या पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन की, जिसमें अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट सुनती रही हूँ। सो मेरा अपना एक अल्हम्दुलिल्लाह एक आपकी होती है, आपकी रेपो होती है और आपका एक आपकी पर्सनैलिटी से लोग वाकिफ होते हैं कि आप किस तरह के लोग हैं। जो जितने ज़्यादा वीक होंगे उतने ज़्यादा अंडर प्रेशर होते होंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत से लोग इस तरह के काम करते हैं, बट जो कमज़ोर, जिस तरह से कमज़ोर लोग होंगे या जितने इतने पावरफुल नहीं होंगे, आप उनको सजाएं दे लेते हैं, लेकिन हमेशा वो लोग बच निकलते हैं जो जिनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली ऐसे लोगों को सजा देना, दिलवाना या इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना, ये बहुत बड़ा मसला है। एनीवेज, हरमीत का रुख करते हैं। जी हरमीत। अच्छा, जिस तरह अवीला साहबा ने कहा कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं ख़वातीन के हवाले से, हैरेसमेंट के हवाले से हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस दफात और ये इदारा भी काम कर रहा है, उसके बावजूद केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये रोकथाम का नाम क्यों नहीं ले रहे? दूसरी बात ही कि एक तो हम देखते हैं कि जो ख़वातीन जिनका बस नहीं चलता फिर वकील करने का, तो आप अगर सरकारी वकील देते हैं तो क्या ये उसी तरह थका हारा सरकारी वकील होता है जो हम इन अदालतों में देखते हैं, या कोई तगड़ा साहब कि भाई इनके काम जो हो जाए? क्योंकि ख़वातीन बेचारे, एक तो उनको हरेसमेंट का सामना होता है, फिर ज़्यादा ख़वातीन के पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में क्या करता है आपका इदारा? देखिए, सबसे पहली बात तो, और आप सुनकर खुद भी हैरान होंगे कि हमारे पास जो आता है उसकी एक सिंगल पैनी खर्च नहीं होती। यहाँ पर किसी वकील की आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने खुद वकील हैं। अगर कोई जैसे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के मामलात में हमारे पास बहुत सारे लॉयर्स आते हैं, वकील पेश होते हैं, लेकिन हम किसी को मना नहीं करते। लेकिन यहाँ पर किसी किस्म के वकील की ज़रूरत नहीं है। आप खुद आएँ, अपनी कंप्लेंट फाइल करें, आपका रेलेवेंट रिकॉर्ड जो रेवेन्यू के पास है आप वो आपकी फ़र्द लेकर आएँ, आपकी ज़रिया राजियत उसकी फ़र्द ले आएँ। अगर वो आपको नहीं मिल रही तो हमें बताएँ, हम थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर से आपका रिकॉर्ड मंगाते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्डेंट को बुलाते हैं। अगर वो नहीं आता तो वी हैव कि हमारे पास कानून के अंदर प्रोविजंस मौजूद हैं, हम थ्रू डिप्टी कमिश्नर, थ्रू आईजी पुलिस जो है वो उनकी अटेंडेंस को पॉसिबल करते हैं। वो हमारे पास आते हैं और बजरिया पुलिस भी हमें उनको बुलाना पड़े तो हम बुलाते हैं। तो उसके बाद हम दोनों पार्टीज को सुनते हैं। अगर तो वो आपस में, चूंकि ब्लड रिलेशंस में होते हैं ज़्यादातर, तो अगर तो वो आराम से हमारी बात सुनते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज हमारे पास इख्तियार है कि हम डिप्टी कमिश्नर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को लिखते हैं कि इनके खिलाफ जो भी एक्शन है वो लें, पुलिस फोर्स की ज़रूरत है वो लें, इनकी पोजेशन इनको दिलवाई जाए। अगर ट्रांसफर प्रॉपर्टी नहीं हो रही तो वो उसको भी हम पॉसिबल करते हैं। इसलिए ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, यहाँ आपका कोई पैसा नहीं लगता, किसी वकील को लाने की ज़रूरत नहीं। आप खुद आएँ, अपनी कंप्लेंट फाइल करें और इंसाफ 60 दिनों के अंदर इस कानून के अंदर मौजूद है कि हमें 60 दिनों में ये मसला बात है कि 60 डेज में इम्प्लीमेंट हो जाता है जो भी आपने एक्शन लेना हो। अच्छा, इसके अलावा एक तो आपने सेक्सुअल हरासमेंट का जिक्र किया, प्रॉपर्टी से रेलेवेंट जो मामला हैं उनका जिक्र किया। सेक्सुअल हरासमेंट में एक तो होती है हरासमेंट, बट एक होता है किसी का रेप कर देना या इस तरह। सो आप रेप केसेस को भी एड्रेस करते हैं? नहीं, रेप केसेस के लिए या सिर्फ अभी वो
इससे पहले के जितने भी नहीं, मामला? जो देखें, जब कोई वाकया लाइक रेप या कोई इस तरह का इंसिडेंट हो चुकता है तो ऑब्वियस है उसके लिए हमारा कानून मौजूद है, पाकिस्तान पिनल कोड मौजूद है जिसकी दफात मौजूद हैं जिसमें उसके खिलाफ फ़ौरन FIR दर्ज हो जाती है। लेकिन इससे पहले के जो मामलात हैं, किसी को उसकी वर्क प्लेस के ऊपर जो मुसलसल स्टीरिंग है, आते जाते उसको छेड़ना है, कोई गपबाजी की कोशिश करना है, किसी किस्म की सेक्सुअल फेवर्स की बात करना है, टेलीफोन के ऊपर बात करने की कोशिश करना है, या इस तरह के जितने मामलात हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आते हैं, जहां पर चूंकि हमारा मकसद है वर्क प्लेस को पीसफुल बनाना और एटमॉस्फेयर और या एनवायरनमेंट जो है वहाँ की वर्किंग प्लेस की वो इतनी अच्छी होनी चाहिए खातून को कि वो उसको वो अच्छा, ये जो आप harassment feel ना हो। वर्किंग प्लेस की बात कर रहे हैं इसमें तो अच्छा, तमाम आपने एक बात की 60 दिनों की, 60 दिनों की आपने बात की, तो एक इदारे में अभी कुछ गुज़श्ता हफ्ते एक बड़े इदारे में एक वाकया हुआ था जिसमें उस खातून को बड़े अरसे तक बाहर रहना पड़ रहा था, जॉब की से भी जान छुड़ाई, उसके बाद वो फैसला बड़े अरसे बाद आया। तो ऐसे में बड़ा वक्त नहीं लगता, खवातीन डिप्रेशन का शिकार हो जाती, कई सवालात उनके करियर, उनके लाइफ के हवाले से उठना शुरू हो जाते हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा बोल्ड बजाय इसके कि आपको जुल्म को सहते रहें और आवाज़ ना उठाएं, ये वाली तकलीफ बर्दाश्त करना बेहतर है कि आपको अगर थोड़ा बहुत कहीं कोई मसला होता है या आपके बारे में क्या बात करेगा। सबसे पहले तो हमारे अंदर यही बात होती है कि अगर मैं ये बात करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरे बच्चे क्या कहेंगे और मुआशरे में मुझे किस नज़रों से देखेंगे। मैं समझती हूँ ये बहुत बेहतर है कि लोग आपको इस हवाले से जाने कि आप बोल्ड हैं, पूरे इतमाद हैं, अपनी बात कर सकें, बजाय इसके कि आप दबते रहें, बैठे रहें और इंतजार करें कि ऊपर से कोई आएगा और आपको इस तरह से आपके ये मामला हल होंगे। कम फॉरवर्ड, अपनी आवाज़ उठाइए, अपनी बात करिए और इंसाफ पाइए। हमारा ये इदारा जो है ये इसकी बहुत सारे टीवी चैनल्स भी इसके ऊपर आ रहे हैं, अपनी सक्सेस स्टोरीज हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंट विजिट्स कर रहे हैं, उन लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और वो खुद बता रहे हैं कि हमें यहाँ जाकर कितना इंसाफ मिल रहा है। मैं आप सबसे भी गुजारिश करूँगी कि जब भी आपको मौका मिले हमारी जो है वो ज़रूर, आप कोई भी अगर वहाँ से रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं, कैसा काम हो रहा है, अपनी रिपोर्ट करिए ताकि लोगों में ये मैसेज जाए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जितनी भी आपने हरासमेंट की बात की है, हरासमेंट ही मतलब मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत बड़ा मेजर कंसर्न ये है। आपने प्रोफेशनल इदारों की बात की है। हमारे यहाँ पर बहुत सी खवातीन घरों में काम कर रही हैं या किसी न किसी ऐसी जगह पे काम कर रही है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, किसी के पास गए सिफारिश से रख लिया, जिसकी लाइक वो क्या कहेंगे जांच पड़ताल डॉक्यूमेंटेशन उस जगह की इतनी नहीं होती है। घरों में काम करने वाली खवातीन को ले लें। अच्छा, ये भी जो खवातीन है इनको भी बहुत हरासमेंट का सामना करना पड़ता है और ये वाला जो तबका है ये उस तरह से आवाज भी नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अवेयरनेस। इस तरह की खवातीन भी आपके पास आती हैं? नहीं, हमारे पास सिर्फ वर्क प्लेस, जैसे आपके बैंक वर्क प्लेस तो फिर आप वो डोमेस्टिक वायलेंस में चला जाता है। जो घरों में काम करने वाली खवातीन है उनका मसला मैंने आपको बताया कि खवातीन की प्रोटेक्शन, वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब की मौजूद है, उसकी चेयरपर्सन मौजूद हैं, उनकी हेल्पलाइंस मौजूद हैं, आपके पास NCSW PCSW के इदारे स्टेटस ऑफ वुमेन कमीशन के मौजूद हैं, फिर इसके अलावा वज़ीर आला टास्क फोर्स जो है उसकी चेयरपर्सन मौजूद है, उनका ऑफिस वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में है। तो बहुत सारे इदारे इसके लिए काम कर रहे हैं। ये स्पेशल इदारे बनाए गए हैं खास तौर पे लाइक यू और जैसे हम लोग हैं वर्क प्लेस पे जिन लोगों को हरासमेंट होती है, प्रॉपर्टी के मामला दो मेजर। अच्छा, इसके अलावा एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि इस साल को अगर हम देखें तो कितने केसेस आपके पास रिपोर्ट हुए हैं और उसमें से कितने सॉर्ट आउट हुए हैं? देखिए, जो इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट एक्ट है चूँकि मई में आया है और उसी वक्त से इसकी प्रैक्टिस शुरू है और इस वक्त 600 अबव एप्लीकेशंस जो मेरे पास आई और विद इन 4 मंथ्स तो मैंने उसमें 96 जो हैं वो डिसाइडेड हो चुकी हुई हैं और लोगों को उनकी पोजेशंस मिल चुकी हैं। बाकी अभी रिकमेंडेशंस गई हुई हैं, जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होता है हम अपना डाटा जो है वो अपडेट करते रहते हैं। हमने अपनी एक क्वार्टरली रिपोर्ट भी जारी कर दी हुई है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये इदारा चूँकि इसका ऑफिस लाहौर में मौजूद है, लेकिन हमने इसके 3 इदारे सब ऑफिस फॉर कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन के लिए खोल दिए हैं, DG खान में, भावलपुर में, साहिवाल में। किस तरह से अपनी कंप्लेन लॉन्च करा सकती हैं उसका भी हमारी वेबसाइट मौजूद है www.ombudsperson पंजाब, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और चूंकि अभी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते और सो वो किस तरह आए तो वो एक खत की तरह एक लिफाफे में अपनी एप्लीकेशन डाल के एड्रेस लिख के 174 शादमन 2 वो भेज दें तो हमारे पास वो एप्लीकेशन इस तरह भी आ जाती है। सो यू नो कि ऑनलाइन भी कंप्लेंट ऑनलाइन भी आ सकती है, लेटर जो है वो एड्रेस पर भिजवाया जा सकता है। अच्छा, एक चीज का मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। आपने पीछे एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। आपने पूछा था कि बड़े आपको इन्फ्लुएंस होते हैं या लोग अप्रोच करते हैं। मैं आपको ये बताऊं,
सेक्सुअल हैरेसमेंट में हमारे पास 21 तक के ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं उनको मुअत्तल करने के इख्तियारात हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सजा भी पा चुके हुए हैं, क्योंकि 2013 से इसकी प्रैक्टिस जो है वो चल रही है, और बहुत सारे उसके नीचे 17, 18, 19 ग्रेड के लोग भी इसमें पनिश हुए हैं। और ये बहुत स्ट्रेंथन है, इसकी प्रोसीडिंग पे किसी का असर नहीं होता। ठीक है, इसमें और विरासत के मामलात में प्रोसीडिंग इफ पेंडिंग इन आवर ऑफिस और इन कोर्ट, यहाँ पर कोई स्टे नहीं हो। ठीक हो गया, बहुत तफसीलन आपने बता दी और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेरे ख्याल में इस हवाले से मजीद अवेयरनेस की ज़रूरत है, ताकि ख़वातीन को पता चले कि अगर इन दोनों मामलात से मुतल्लिक उनकी कोई भी कंप्लेन है, तो वो इस इदारे से रुजू करके अपनी कंप्लेन भी फाइल कर सकती हैं, और ऑब्वियसली उनको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और ख़वातीन को खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस मामले में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ये इनका बुनियादी हक है। नबीला, आपने बड़ा अच्छे से एलैबोरेट कर दिया तमाम तर मामलात को। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। एक बहुत अहम मामला कुछ रोज से हम देख रहे हैं कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की एक मुबैना ऑडियो टेप है, जो कि आजकल सोशल मीडिया की भी और मेन स्ट्रीम मीडिया की भी जीनत बनी हुई है, जिसमें मुबैना तौर पर साकिब निसार साहब को कहते हुए सुना गया कि इमरान खान साहब की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ साहब को भी सजा देनी है और मरियम नवाज साहिबा को भी सजा देनी है। अच्छा, जब से ये ऑडियो मंजर आम पर आ रही है, मुख्तलिफ तबसरे भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और इसके हवाले से बहुत से हलकों में, बिलखुसूस अगर हम सियासी हलकों का जिक्र करें, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, बेचैनी भी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, सवालात भी बहुत ज़्यादा उठाए जा रहे हैं। साकिब निसार साहब का हम जिक्र करें तो इस हवाले से जो अभी तक उनका मौक़िफ़ सामने आया, उनका ये कहना है कि उनसे जो मंसूब ये मुबैना ऑडियो है, ये तमाम चीज़ें फेक हैं और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब हमने देखा कि ऑपोजिशन की जानिब से ये बात सामने आई है, ये मुतालिबा सामने आया है कि इसका फ्रांसिक करवाया जाए, और साथ ही साथ फ्रांसिक के अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इसका अज़-खुद नोटिस ले। सो इस पर लीगल एक्सपर्ट की राय क्या है और क्या चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से की जानी चाहिए या की जा सकती हैं। साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आरिफ चौधरी साहब इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, मुबैना ऑडियो टेप का ये मामला है, ऑपोजिशन ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर अज़-खुद नोटिस लेना चाहिए। आपको लगता है कि ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में आ सकती है, और ऐसे मामलात पर सुप्रीम कोर्ट खुद से इस तमाम तर मामलात की तहकीकात कर सकता है, नोटिस ले सकता है, जबकि मामला भी एक साबिक चीफ जस्टिस से रेलिवेंट है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि ये मामला साबिक चीफ जस्टिस से ज़्यादा उस केस से मुतल्लिक है जो केस अदालत में चल रहा है और उसमें अब अपील चल रही है जी। आप अगर इस पूरे सीरियल को देखें कि शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला, शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ बाकायदा रेफरेंस चल रहा था, और बहुत खौफनाक किस्म का रेफरेंस था, यानी मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसमें करप्शन के मामलात, हर तरह की चीज़ें इस तरह की थी। और जब उनके खिलाफ वो चलता था केस, फौरी वो कोई ना कोई सहारा लेते, कभी खत्म नबूवत का सहारा लेते और कभी ISI का। उन्हें ये पता था कि वो उन्हें अल्टीमेटली ये ओहदा छोड़ना है, इस वजह से उन्होंने जाके स्पीच की। उसके बाद दूसरा आया राना शमीम का मामला। राना शमीम साहब जो है, इनके बारे में मैं पहले दिन से ये कह चुका हूँ कि ये नवाज शरीफ के परवरदा थे, उनके बेटे ने भी तस्लीम कर लिया, ये उनके वाइस प्रेसिडेंट बनाए उन्होंने, वहाँ सिंध से यानी पंजाब से जाकर सिंध में वहाँ जज बनवाया, उसके बाद उन्हें यहाँ जुडिशल एकेडमी का डायरेक्टर जनरल बनाया, फिर उसके अलावा उन्हें ओहदा दिया ये जो आपका FBR है, CBR था, इसका लीगल एडवाइजर बनवाया, स्पेशल पे और अलाउंसेस, और उसके बाद फिर उन्हें प्रेस काउंसिल का चेयरमैन बनाया, फिर उन्हें वहाँ चीफ जज लगाया, और चीफ जज लगा के उनके खिलाफ इतने बड़े 2 मुकदमात जो हैं वो तो अदालत में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में। एक उन्होंने 3 साल कॉन्ट्रैक्ट के बाद वहां से बाकायदा पेंशन दी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत में पेंशन नहीं हो सकती। दूसरा, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस चल रहा है जिसमें उन्होंने 30 के करीब लोग वो रखे, यानी जहां जहां वो मुलाजमत करते रहे इससे पहले, उन लोगों को उसने वहां जाके अपॉइंट किया। उसके बेटे ने भी तस्लीम की कि वो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी है। अच्छा, तीसरी, आप ये वीडियो जो ऑडियो आ रही है ना, मैंने तो कल देखी और मैं हैरान रह गया कि इसमें 22 फरवरी को ये 2018 यही जो साबिक चीफ जस्टिस थे, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने आके मेरे वहां बार में एड्रेस किया, हाई कोर्ट बार में।
एक जो हिस्सा था वो तो मुझे उसका सुनाई दिया और उसमें बाकायदा यानी मतलब वही अल्फाज है जो वहां उन्होंने इस्तेमाल किए और उनको आपस में मुख्तलिफ जगहों से जोड़ के अब एक ऐसी ऑडियो बना दी गई है कि जिससे ये तासुर मिलता है कि वो जनाब बाकायदा इन्फ्लुएंस कर रहे थे और असरअंदाज हो रहे थे। इसमें सवाल जो कानूनी पैदा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि ये मामला सुबह मोटर का नहीं, ये मामला अदालतों से बाहर बात करने का नहीं, ये मामला है अदालत में एक केस चल रहा है। और इसी तरह की एक ऑडियो जो थी उस वक्त कंटेक्ना केस में पेश की गई थी अपील में, और राशिद अजीज साहब के खिलाफ और मलिक यूम के खिलाफ कि जनाब उन्होंने बाकायदा शहबाज शरीफ साहब से इंस्ट्रक्शंस दी और उन्हें कहा कि हम इन्हें इतनी सजा देंगे। उसकी बुनियाद पर ही वो जो केस था वो फैसला सेटिसाइड हो गया। अगर वही उसी तरह की ये सूरत हाल, हाँ राशिद का मलिक का भी जिक्र, अरशद मलिक का जिक्र भी आया, अगर वो अरशद मलिक वाली वीडियो जो थी उसे अदालत में पेश किया जाए या किया जाता उस वक्त और उस पर रिलाई किया जाता और वो तमाम तरह के टेस्ट जो थी जो एविडेंस के लिए जरूरी होते हैं वो क्रॉस करके वो एविडेंस का हिस्सा बनती। शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, आप ऐसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुबैना ऑडियो लीक का ये मामला जिसको मंसूब किया जा रहा है साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब से, अपोजिशन का इस हवाले से मुतालबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर अज खुद नोटिस ले। इस वक्त हरमीत हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ आरिफ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर पहले गुफ्तगू भी कर रहे थे, हमें ब्रेक पर जाना पड़ा। आरिफ चौधरी साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे सर, अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा सर इसी के माजर के साथ सर इसी के साथ मेरा एक और सवाल है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि शमीम राना को कुछ सियासी इतनी कुर्बतें होने के बावजूद उनको कई सारे जोहदे मिले वो सरकारी तौर पर नवाज शरीफ साहब ने दिए। अब ऐसे में हमने देखे कि अरशद मलिक साहब का केस आया, फिर उसके बाद शौकत सदीकी साहब का मामला आया। अब हम देखते हैं कि जो ऑडियोज लीक हो रही हैं, वीडियोस लीक हो रही हैं, ऐसे में जब अदालती मामलात पर ट्रोलिंग हो रही है, फेसबुक पे हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे चीज चल रही है, तो ऐसे में अवाम का जो एतमाद है सर अदालतों के हवाले से वो काफी कम होता जा रहा है। एक नए अबहाम जो आपके जहन में पाया जाता है, अवाम के जहन में पाया जा रहा है। तो ऐसी चीजों को ये कितना खतरनाक है अदालती मामलात के हवाले से और इसको कैसे रोका जा सकता है? पहली बात तो यह है कि वो जो बात मैं कर रहा था उसको थोड़ा सा मैं वाज़ेह कर दूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। जी ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक ऐसी पार्टी की तरफ से हो रहा है जिनका केस अदालत में मौजूद है और अदालत में गवाहियां वो नहीं पेश कर सकते। अदालत में उनसे जो सवाल किया गया था कि कहाँ है वो ज़राए वसाइल जिनके जरिए आपने ये दौलत इकट्ठी की, ये सारा जो सवाल था वहां उसका जवाब कहीं भी उनके पास जवाब नहीं है। ना शहबाज शरीफ साहब के पास उनके सवालों के जवाब है कि इतना पैसा कहाँ से आया, और ना ही इनके पास जवाब है। अब उसका तरीकेकार क्या है? तरीकेकार ये है कि हर वो काम इस तरह का किया जाए और इस तरह का प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाए कि अदालत की क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्कुल मजरू हो जाए और लोगों को पता चले कि देखिए जी ये नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको तो जी बिल्कुल इस तरह जुल्म किया गया, उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं थी और ऐसा किया गया। आप जरा गौर करें कि अदालत में केस चल रहा है, सजा वहां हो चुकी है, आप वहां अदालत में कोई बयान नहीं चीज पेश कर रहा है। आप यानी मैं तो समझ रहा था कि जब मरियम नवाज साहब पिछली दफा आई हैं, इरफान कादर साहब को उन्होंने वकील किया है, तो कोई ऐसी शहादत लेके आएंगी जिससे बिल्कुल पता चले कि जनाब ये तो बड़ी बड़ी इनके साथ जाती हुई और बाहर से इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। तो उन्होंने आके बात क्या की? बात उन्होंने की उसकी शौकत अजीज सिद्दीकी की बात उन्होंने की, और वो भी उसकी तकरीर की बात की। फिर उसके बाद उन्होंने बात की अरशद मलिक की वीडियो की। भाई आप अरशद मलिक की वीडियो को वहां अदालत के बाहर बात करने की बजाय अदालत में क्यों नहीं पेश करते? और उसके बाद बाकी आप ले आए राना शमीम। अभी मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ये जो इस वक्त ये किया गया ना सिलसिला जोड़ के आप देखेंगे, मैं खुद मेरे जैसा बंदा जिसे कोई इतना ज्यादा इस सिस्टम का नहीं पता, वो खुद देखने के बाद मैंने अपने उससे पूछा, मैंने कहा यार वो ये तो मुझे उस तरह की वो बात लग रही है जो हमारे 22 फरवरी को स्पीच हुई थी इसकी चीफ जस्टिस साहब की। तो जब उन्होंने दिखाई तो मुझे बिल्कुल वो नजर आ गया कि वहां लोग भी बैठे हैं और वो बात भी इस तरह की कर रहा है। तो अब किया ये इसलिए गया है कि चूंकि जब उनका बेटा जो था उसको इंटरव्यू किया गया,
बेटे ने सारा भांडा फोड़ दिया। उसने कह दिया कि जी मेरा बाप जो है वो नायब सदर था मुस्लिम लीग लॉयर्स विंग का, मेरे बाप के नवाज शरीफ के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, मेरे बाप को जनाब ये सारे ओहदे दिए गए, सब बनाया गया, सब कुछ किया गया। तो उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती थी, और खासतौर पर बयान भी जाके इतने सालों बाद वहां जाके उन्होंने बयान दिया। तो अब उस शोर को जब देखा कि ये तो अब खत्म हो रहा है और उसमें बैकफायर हो रहा है, तो उसके बाद एक नई सूरत हाल पैदा की गई कि अब इस तरह का यानी शोर पैदा किया जाए और मामला को अच्छा, अब आपने जो कहा एतमाद की बात, उसकी तरफ मैं आता हूं। एतमाद की बात यह है कि जितनी भी कुव्वतें, मुक्तदर कुव्वतें हैं यहाँ, सबसे पहली बात तो यह है कि उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे मामलात अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में ना आए। खुद सुप्रीम कोर्ट भी इज्तनाब करना चाहिए पॉलिटिकल इश्यूज से मुताल्लिक डील करने से। अब देखिए, आज वक्त था, अगर ये आपस में बैठ जाते तो ये जो आर्टिकल 62 है, 63 है, इसको देख लेते। देखे कोई इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी सूरत में। करप्शन के केसेस अगर किसी के खिलाफ है, किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, किसी और के खिलाफ है, वो चलने चाहिए। लेकिन ये तरीकेकार जो है कि आप एक आखिरी कोर्ट जो है वहां बैठ के उसका फैसला कर दे और उसके इंप्लीमेंट हो जाए और लोग घर चले जाए, इससे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अदालतें अगर ऐसे लोगों पर यानी मुश्तमिल हो जिनकी क्रेडिबिलिटी अबव बोर्ड हो, और जो अदालतों में गुफ्तगू करने की बजाय सिर्फ फैसले करें, तो यकीन माने इस तरह के मसाइल पैदा नहीं हो सकते दोनों तरफ से। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो पैसा ये लूटने वाले और मुल्क से बाहर ले जाने वाले लोग हैं, ये इतने ताकतवर हैं और इनके पास पूरा मीडिया का भी एक पूरा नेटवर्क है कि जो हर वक्त इसी काम के लिए लगे हुए हैं कि जनाब कोई ना कोई इस तरह की चीज पैदा की जाए। और फिर खुद नवाज शरीफ साहब का वहां बयान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ डायरेक्ट, और अदलिया के खिलाफ इस तरह की मुहिम वहां से चल रही है, और उस केस को मेरिट पर फैसला नहीं होने देंगे। वो उसे कोशिश ये करेंगे, क्योंकि होता यह है कि जब इतना शोर मच जाता है तो उसमें आप कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती, और अल्टीमेटली आम आदमी जो है उसे तो राना शमीम का नहीं पता या बाकी चीजों का अरशद मलिक का नहीं पता, वो तो यही समझ रहा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो है उनको इस तरह निकाला गया। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें दोनों तरफ से ये होना चाहिए। और एक बात आखिरी इस हवाले से कि सुप्रीम हाई कोर्ट जिसने नोटिस दिया, जिनके पास ये केस चल रहा है, उसे वाकई इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, और इस बारे में तहकीकात जो है वो होनी भी वही चाहिए जहां ये पेश किया जाए। अदरवाइज आप कहें जी फोरेंसिक करवाया जाए, किस बात के लिए करवाया जाए, इसका मकसद क्या होगा? सिर्फ उस कोर्ट में जहां वो बेनिफिट लेना चाहते हैं, कोर्ट में आए, साबित करे ऐसा हुआ है, उसका फायदा ले, अगर साबित नहीं कर सकती तो वो कोर्ट उन्हें सजा दे। अब ये सवाल यहाँ पे ये उठता है, लोग भी यही सवाल उठा रहे हैं कि अब साकिब निसार साहब जो है साबिक चीफ जस्टिस साहब जो थे, उनका ये कहना है कि ये ऑडियो जो है ये फेक है। अब अगर ये फेक है और इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है, तो किसको अदालत में, आप नहीं समझते कि चीफ साकिब निसार साहब को आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रुख करना चाहिए, ताकि ये मामला जो है क्लियर हो जाए, शफाफ हो जाए, ये जो सवाल उठ रहे हैं? मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये उनके खिलाफ या तो हो ना कोई जुडिशियल रेफरेंस हो जिसमें वो आके पेश करें। अच्छा। उन्हें क्या जरूरत है? ही हैज नथिंग टू लूज। अच्छा। बात ये है कि जितना कुछ हो रहा है, असल में तो आप ये देखें ना कि ये किससे मुताल्लिक है, ये उस केस से मुताल्लिक है जिसमें कुछ लोग सजा याफ्ता हैं। तो उन्हें तो जजेस जो हैं, मैं नहीं समझता कि उन्हें अपने फैसलों को डिफेंड करने के लिए, अपना गुजरा हुआ वक्त जो है उसे डिफेंड करने के लिए आना पड़े अदालतों में और कहना पड़े कि जनाब मैंने ऐसा नहीं किया था। जो लोग बाहर ये कह रहे, जज फारिग हो गए, उसका पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन जो उन्होंने की थी, फैसले हो गए, वो अब चीफ जस्टिस मौजूद नहीं है। मामला अब झगड़ा उन लोगों का है जो उससे मुतासिर हुए हैं, उनके उन फैसलों से, सर, उनके उन बयानों से, अगर वो समझते। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि ठीक है कि ये वाला मामला मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा या एटसेट्रा जो भी अभी आप फरमा रहे हैं, बट अगर ये मामला होता किसी सियासी शख्सियत से मुताल्लिक या किसी और बिजनेसमैन कह लें उससे रेलेवेंट, उस पर इतनी संगीन नौयत का कोई इल्जाम लगता, तो तब भी उससे ये डिमांड ना की जाती कि भाई आए अपने आप को लाइक क्लियर करें, अदालत से रुजू करें, जो भी मुतल्लिका प्लेटफॉर्म है, या तब भी आपका मौक़िफ़ यही होता जो भी आप फरमा रहे हैं? नहीं, मेरा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है
जो शख्स भी लोगों से मुतल्लिक है, अगर कोई शख्स इस वक्त ओहदे पे मौजूद है, चीफ जस्टिस के तौर पर वो काम कर रहे होते, इस तरह की बात आती तो बिल्कुल उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए था, तहकीकात होनी चाहिए थी। सियासतदान जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, जो फैसले कर रहे हैं, एमएनएज हैं या मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके ऊपर इल्जाम आए और पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, उनको उनका मामला ऐसा आना चाहिए। अब सियासतदान तो मैदान में रहते हैं, ये जो चीफ जस्टिस होते हैं, जजेस होते हैं, ये मैदान में नहीं रहते। इनको तो पहली दफा हम इस तरह देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि इस तरह कहचा जा रहा है। नसीम हसन शाह साहब ने जब बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी हमारे ऊपर दबाव था, तो वहां तो कोई मुतालबा नहीं हुआ कि नसीम हसन शाह साहब जो हैं, और ना कोई मुतालबा कर सकता था कि नसीम हसन शाह साहब को आप कटहरे में ले आए, उन्होंने तो तस्लीम किया था, लेकिन वो उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, जज नहीं थे, ये उनका रोल खत्म हो गया। मेरा मतलब ये नहीं है कि वो कोई उन्हें पवित्र समझा जाए और उनके ऊपर तहकीकात, मसला ये है कि उनका रोल अब खत्म हो चुका है। आपको जो उससे नुकसान पहुंचा है जिन लोगों को, वो उसकी तहकीकात कराएं तो वो खुद तारीख जो है उन्हें रद्द कर देगी, तारीख में उनका नाम जो है वो बहुत बुरे लोगों से आएगा। ठीक है, तहकीकात यानी आपका ख्याल है कि उन लोगों को करवानी चाहिए जिनका मामला इस वक्त कोर्ट में है। हरमीत, हमारे पास वक्त खत्म हो गया इस सेगमेंट का। थैंक यू सो मच आरिफ चौधरी साहब, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए सर वक्त निकाला। व्यूअर्स, अभी हम शो में करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम अपने पाकिस्तानी मुआशरे को देखें तो यहाँ की बहुत ज़्यादा तल्ख हकीकतें हैं, जिसमें से एक हकीकत यह है कि आजकल रिश्तों के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। मोस्टली जो इन मसाइल को मंसूब किया जाता है ख़वातीन के साथ, बट मेरे ख्याल में रिश्तों के लिए जो मसाइल हैं वो मर्दों के लिए भी उतने ही हैं जितने ख़वातीन के लिए हैं। बाज़ जगहों पर मसाइल इस तरह से आते हैं जनाब के लड़की बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है, बाज़ जगहों पर मसाइल इस तरह से आते हैं कि उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, जहेज कितना लाएगी लड़की। और अगर हम लड़कों को देखें तो उनमें ये होता है कि भाई बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, अच्छा कमाता है, खाते पीते ख़ानदान से है, नहीं है। सो हर एक के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी मुख्तलिफ है, लोगों की भी आजकल डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। बट स्पेसिफिकली आज हम ये भी बात करना चाहेंगे इन तमाम मौज़ूआत के साथ कि हमारे मुआशरे में ये एक सोच पाई जा रही है आजकल स्पेशली कि जो ख़वातीन, जो लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं, उनके रिश्तों में फिर उतने ही मसाइल जो हैं वो जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। सो इसमें कितनी हकीकत है। पाकिस्तान की जो मारूफ मैच मेकर है मिसेस खान, वो इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मिसेस खान एंड गुड टू हैव यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अच्छा मिसेस खान, यहाँ से ही गुफ्तगू का आगाज के सबसे पहले तो इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? आप भी रिश्ते करवाती हैं, वसी तजर्बा रखती हैं, दबंग आपका अंदाज है। आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी की जो लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाती हैं उनके रिश्तों में या तो मसाइल आ रहे हैं या आ भी सकते हैं? आ भी सकते हैं, आ चुके हैं, देखती नहीं है लड़कियां बहुत जी लड़कियां बहुत सीरियस हैं आजकल। आप देखेंगी पढ़ाई में हर तरह आगे लड़कियां ही बढ़ रही हैं, लड़के तो बिल्कुल नॉन सीरियस हो गए हैं। लड़के तो आजकल औरतों के कंधों पे रख के बंदूक चलाना सीख लिया उन्होंने। कमा भी औरत रही है, घर भी चला रही है, बच्चों को भी देख रही है। और मर्द जो है हजरात, जो रिस्पॉन्सिबल फैमिलीज हैं, उनके बच्चे तो बिल्कुल ठीक है, वरना बच्चे तो मैं देख रही हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है लड़के। ना वो पढ़ाई में अच्छे हैं, ना वो घर संभालते हैं, ना वो घर का सौदा सर्फ लाने में अच्छे रहे। बस उनको तो बाहर घुमा लो। रात को देखो आपने कुर्सियां और टेबलें लग जाती हैं रोडों पे, वहाँ पे बैठे हुए चर्च पी रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए सिगरेट पी रहे हैं, वहाँ पे तो शुक्र करो को ये हुक्काबाजी जो चल रही थी, क्या शीशा, ये कुछ कम हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी मेरा ख्याल चल ही रहा है जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये सारी चीज़ें लड़कों ने शुरू कर दी हैं। लड़कियां बड़ी ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड हैं और अपने बड़े खुश अंदाज हिसाब से वो देखें बैंकों में बैठी हुई हैं, एग्जेक्टिव पोस्ट पे बैठी हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं, टॉप कर रही हैं ज़्यादातर लड़कियां। लड़के क्या कर रहे हैं? मेडिकल लाइन में देख लें, इधर देख लें, उधर देख लें। पहले हम बचपन में कहाँ देखते थे लड़कियाँ इंजीनियर है, लड़कियाँ अब हर पोजीशन पर है, पायलट्स बन रही हैं, फोर्सेस में जा रही हैं, जो हम कभी अपने बचपन में सुनते नहीं थे। अब आप देखें डॉक्टर्स बन रही हैं, हर जगह बच्चियां बैठी हुई हैं। लड़कों को क्या हो गया हुआ है? डंडे क्यों नहीं लग रहे उनको घर में?
क्यों उनको इतनी आजादी दी हुई है? ठीक है। क्या कि ये लड़का इसको कुछ नहीं कहना? अरे इनको तो ज्यादा मारो पकड़ के। यानी आपके ख्याल में जो मसाइल हैं वो आ रहे हैं हाईली क्वालिफाइड होने की वजह से। हरमीत, जरा आप बताएं मिसेस खान को, मतलब आपके एक्सपीरियंस में ऐसी चीजें आई हैं कि जब आप शहर इक़्तिदार की सड़कों पे घूम रहे हैं और वहां पर जो रेस्टोरेंट्स बने हो वहां पर आपको मर्द नजर आए हों, लड़के नजर आए हों जो सिगरेट नोशी कर रहे हों और मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज में पाए जा रहे हों? साहिबा ठीक ही कह रही है, लेकिन हम देखते हैं कि आजकल आपकी बात दुरुस्त है कि खवातीन किसी मैदान में भी वो पीछे नहीं है मर्द हजरात से। और अगर आपने शहर इक़्तिदार की बात की तो यहाँ पे अगर हम देखें रात को रेस्तोरां में तो खवातीन के साथ मर्द और खवातीन मिक्स ही बैठे होते हैं, और वो जो आजकल मर्द हजरात कर रहे हैं वो खवातीन भी कर रही हैं। बट बहरहाल मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि मैडम, अगर हम देखें उमूमन ये होता है घरों में कि कहा जाता है कि भाई हमें तालीम याफ्ता बहू चाहिए, लेकिन उसकी उम्र कम हो, वो 18 साल की हो, 19 साल की हो, तो ऐसे में एक अच्छी तालीम याफ्ता लड़की भी चाहिए, फिर उनकी उम्र भी कम चाहिए। तो एक तो तालीम, अगर आपने अच्छी तालीम हासिल करनी है तो मेरे ख्याल में लग जाता है वक्त उसमें लग जाता है। तो ये क्यों, ये चीजें क्यों बढ़ रही हैं माशरे में हमारी बड़ी तेजी से? मैं इसका जवाब दूं? जी मिसेस खान, आपसे ही सवाल किया। जी आपसे जवाब मांगा है। अच्छा, अब ये देखें, अब जो हजरात डॉक्टर्स मांग रहे होते हैं, इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स और ACCA, CAs या ICMAs एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अब आप ये देखें 18 साल की बच्ची ने तो अभी इंटर या BA या BBA वगैरह कर रही होती है, MBA वगैरह तो 23-24 में कंप्लीट होता है, मेडिसिन भी 25 साल लग जाते हैं हाउस जॉब करने में। अब ये सोचिए, जो लोग ये मुझे आकर कहते हैं बड़ी खूबसूरती से, मिसेस खान 22-23 साल की डॉक्टर हो, ये हो वो फलाना, मैं कहती हूँ फिर आप माइनस कर दें उसकी एज, ठीक है, माइनस, उसको हाउस जॉब भी करना है और फिर अगर उसको प्रोफेशनल बनना है, गिव हर अनदर 2-3 years ऑफ मार्जिन, then you should marry a girl who is at least 27-28। क्यों नहीं जाते? लेट मैरिजेस भी वैसे भी अच्छी होती हैं कि बच्चे भी कम होंगे, अर्ली मैरिजेस में फटाफट ये लोग बच्चे हो रहे होते हैं। तो आपकी पॉपुलेशन को भी आपने इन माइंड रखना कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन सारी दुनिया में एक किस्म की सबसे ज्यादा ही है, पोल्यूशन एंड ये पॉपुलेशन, बोथ पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन। आप इन चीजों को रखें ना दिमाग में, पॉपुलेशन भी ज्यादा होगा, पोल्यूशन भी ज्यादा होगी। खैर, आप ये सोचें कि अब थोड़ी लेट मैरिजेस करना इसलिए अच्छा है कि लड़की भी पढ़ लेती है, वो भी कमाने लग जाती है, वो भी हेल्पिंग हैंड होती है। अब आपको चाहिए, हर एक को चाहिए कमाऊ बहू, और बिल्कुल अच्छी है बात है कि मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए, दोनों को काम करना चाहिए, क्योंकि आपके यूटिलिटी बिल्स, आपके घर के बिल्स, आपकी महंगाई इतनी हो गई, आपकी बच्चों की एजुकेशन, आप जब तक दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तो घर नहीं चल सकता। या तो पुराने जमाने की तरह रहे, 2 सर्दियों के जोड़े, 2 गर्मियों के जोड़े, तब तो चल सकता, वरना अब घर चलाना बड़ा मुश्किल है। लड़की को जॉब करना बहुत जरूरी है, और फिर लड़की को साथ साथ घर भी देखना है, उसको अपना चारों तरफ देखना है, अपना घर का बजट देखना है, अपने घर का रख रखाव देखना है, उसने बच्चों की स्टडीज देखना है, उसने बच्चों को होमवर्क कराना। देयर इज सो मच ऑफ प्रेशर ऑन द वुमेन। बिल्कुल ठीक। मैं कहती हूँ शाबाश है औरत पर। अच्छा मिसेस खान, यहाँ पर उसके साथ बिगड़ी हुई औरतें भी बहुत हैं। बिल्कुल मिसेस खान, यहाँ पर मैं आपसे अपना एक जाती एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। आई ग्रेजुएटेड बैक इन 2015। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। लाइक इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 to 7 years पढ़ाई कंप्लीट करते हुए। मेरे माइंड में हमेशा से यही कॉन्सेप्ट था कि किसी भी लड़की को, खातून को एम्पावर्ड होना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यू नेवर नो कि आपके साथ आगे चलकर क्या मामलात हो सकते हैं। ठीक, मेरा जो केस है वो सेपरेट है। इस दौरान मैंने अपने माइंड में हमेशा रखा कि अगर इस दौरान इफ आई गेट द बेटर ऑप्शन आई विल गो फॉर इट। लेकिन अगर मैं देखूं तो मेरे साथ बहुत सी लड़कियां जिन्होंने ग्रेजुएशन किया और उनकी समहाउ शादी अभी तक किसी भी वजह से नहीं हुई, वो बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो गई, जस्ट बिकॉज कि फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा था कि जिस भी फंक्शन में जाना, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई, उम्र निकली जा रही है, एटसेट्रा। आपको पता ही है कि रिश्तेदार किस तरह की बातें करते हैं। टू मी इट्स लाइक कि मैं हमेशा से अपनी फ्रेंड्स को भी कहती हूँ कि आपकी जिंदगी में किसी के आने से
आप कंप्लीट नहीं होते, यू आर ऑलरेडी कंप्लीट इन योरसेल्फ। सो सेल्फ लव इज द बेसिक थिंग। अगर आपकी जिंदगी में कोई आता है, यू हैव टू गो लाइक इन अ वे कि आप दोनों मिलकर चलें और इस तरह, बट ये नहीं कि आप किसी का इंतजार करें, कोई आपके साथ अटैच हो, सो तभी आप एक कंप्लीट होंगे। सो ऐसी लड़कियां जो बहुत ज्यादा इन तमाम चीजों की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हैं, उनके लिए खुसूसी मैसेज आपसे लेना चाहूंगी, बिकॉज मैंने इस तरह की बहुत एग्जांपल्स देखी हैं। अच्छा देखें, क्यों आप लोग क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या बात है? अनटिल एंड अनलेस यू फाइंड द राइट पर्सन, यू आर वेटिंग फॉर अ राइट मैन। आप ब्लंटली कोई आपसे पूछे तो कहना मेरी जिंदगी में जब कोई अच्छा बंदा आएगा, मैं समझूंगी ये बंदा मेरे लिए कंपैटिबल है तो मैं शादी करूंगी, अदरवाइज मैं अपने आप को मेस में क्यों और डालूं? एग्जैक्टली। एटलीस्ट आई एम इंडिपेंडेंट, एटलीस्ट आई हैव पीस ऑफ माइंड, एटलीस्ट मैं अपने मर्जी से कर रही हूँ। मेरी मर्जी का मर्द मिलेगा जो मेरे साथ कदम से कदम चलाकर आगे बढ़ेगा, जो मेरी हाँ में हाँ मिलाएगा, जो मेरी मर्जी के मुताबिक होगा, जिसके साथ मैं रहकर खुश रहूंगी, जिसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी, मैं उसके साथ शादी कर दूंगी। शादी करना किसी बंदे को पकड़कर शादी करना, वो मत सोचे जैसे गरीबों में होता है या लोअर मिडिल क्लास में कर देते हैं। भाई बड़ा हो छोटा हो, उम्र में कुछ भी पढ़ा हो, बस दुल्हन दूल्हा को बुलाया और शादी करवा दी। दिस इज नॉट शादी। शादी मीन्स कंपैटिबिलिटी, शादी मीन्स कि आप आगे बढ़ेंगे, शादी मीन्स कि आप अपनी नस्ल को भी बढ़ाएंगे। इतना नहीं बस एक आध बच्चा, दो। अच्छा, ये मिसेस खान, अगर हम देखें ये जो बातें आप कर रही हैं, खासकर खवातीन ही खवातीन से ये सवाल करती हैं, और अगर हम देखें उसी फेज से खवातीन भी गुजरी होती है, फिर वही खवातीन बोलती हैं कि भैया मुझे चांद जैसी बहू चाहिए। अब चांद जैसी बहू चाहिए तो ये भी इसी फेज से तो ये गुजरी है खातून ना, तो ये सवाल खातून से ही खातून करती जा रही है और उसी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार खवातीन होती है। थोड़ा सा आपसे इसी हवाले से भी पूछना चाहूंगा, मर्दों की तो आपने वाट लगाई दी। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? मैं क्या किस चीज पे किसकी जरा थोड़ी सी क्लास लूं? लड़की वालों की नहीं, जो आपको लगता है जिसकी लेना बनती है इस मौके पर, लड़के वालों की जिसकी इस मौके पर लेना बनती है। दोबारा कहें। यू आर द जज मिसेस खान, जिसकी लेना बनती है उसकी वाट लगाएं। नहीं, ये तो बात आप सही कह रही है। जहां जाएंगे गोरा रंग चाहिए, चांद जैसी बहू चाहिए। आजकल लड़कियां भी बड़ी स्मार्ट हो गई हैं, उनके पास भी बड़े हथियार हैं, उनको भी गोरा करने का फंड आता है कि अपने आप को किस तरह गोरा किया जाए, कितना स्मार्ट किया जाए, कीटो पीटो डाइट कैसे की जाए, और वो स्लिम एंड ट्रिम हो जाती हैं। ये बात मत कहें, उनको भी पता है कि हमने कितना खाना है। और मैं कहती हूँ क्या बात है, हम काम भी कितना करते थे अपने ज़माने में, खाते भी खूब थे। अम्मा ने सो जाना, फ्रिज में से आम निकाल के खाते रहना, कीनू छील के खाते रहना। अब तो इतना सा आम ले लो, इतनी सी चप्पा रोटी ले लो, इतना सा ये फ्रूट ले लो, जूस ले लो, बस, और मुंह बंद करके फिर आप 6 घंटे में इतना सा फ्रूट ले लो या इतनी सी गोश्त की बोटी ले लो या कबाब ले लो। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? आपने पूरी लाइफ गुजारनी है, आपने बच्चे पैदा करने हैं, आप क्या यूं और फिर पता चलता है कि बेहोश होकर पड़ी हुई है। भाई ये कैसी डाइटिंग हो रही है, ये क्या हो रहा है? ये डाइटिंग वाइटिंग आपको पूरा खत्म कर देगी। हम अब तक 70 साल के अब तक इतना बड़ा ऑपरेशन करके क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमने खाया पिया हुआ है। आप लोग आजकल क्या कर रही हैं? सूखी सूखे से हाथ, सूखी सी टांगे, पतला सा मुंह, ये क्या खूबसूरती है। अच्छा मिसेस खान, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, ऐसी जितनी भी खवातीन जो खुद को ग्रूम रखती हैं, मेंटेन रखती हैं, मेरे ख्याल में अगर वो ये तमाम चीजें अगर अपने लिए करें, सेल्फ लव के तौर पर करें, तो इससे ज्यादा खूबसूरत चीज और कोई नहीं है। बट अगर आप इसलिए कर रहे हैं चूंकि आपको रिश्ता अच्छा मिल जाए, चूंकि आपको कोई बहू के तौर पर एक्सेप्ट कर ले, आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो फिर ये चीजें नहीं। मेरे ख्याल में पहले अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को सबसे टॉप पर रखना चाहिए। बट खैर, यहाँ पर आप जो बात कर रही हैं, और आपने इससे पहले ये बात की कि लड़कियों को चाहिए कि कहें कि जब हमें कोई बेहतर ऑप्शन मिलेगी तो हम कर लेंगे। अच्छा, आजकल का हमारा मुआशरा ऐसा है और खवातीन ऐसी हैं और रिश्तेदार भी ऐसे हैं कि वो उनको तो किसी के वीक पॉइंट की जरूरत होती है। कोई भी बच्ची, कोई भी खातून आकर ऐसे जवाब देगी, वो कहेंगे पढ़ लिख गई है, 4 लफ्ज क्या पढ़ गई है, ये हमें आकर इस तरह से जवाब दे रही है, या इस तरह से इसको मैनर्स भूल गए हैं। रिश्तेदारों के नाम भी तो कोई पैगाम देना जो बिला वजह की
पोकिंग करते हैं, टांग अड़ाते हैं, इंटरफेयर करते हैं, पेरेंट्स को चढ़ा देते हैं। अच्छा, वैसे एक बात और मैं ऐड करता जाऊं रोमा इसी के साथ, मिसेस खान ने जो बात की 80s में 90s में ये चीज बड़ी ज्यादा होती थी कि खाओ पियो भाई देसी घी खाओ, कुश्ती के लिए जाना है, तो उसकी बात भी दुरुस्त है। अब चीजें बदल गई हैं, तो बच्चियां लड़कियां जो हैं वो अपने आप को ज्यादा स्लिम स्मार्ट देखना चाह रही हैं, पर यह है कि डाइट के साथ साथ कुछ अच्छी खुराकें भी लेनी चाहिए। ये मेरे ख्याल मिसेस खान का जो मौक़िफ़ है ये है। कंटिन्यू करें मैडम। मेरा तो सवाल मैडम आपसे यही था, आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन माय माइंड के जनाब ये बताएं कि रिश्तेदारों के नाम को एक अहम पैगाम देते हैं प्लीज। रिश्तेदारों को देखिए बेटा, जब हम छोटे होते थे तो हम अपनी खाला चाचा मामूओं की भी बात सुन लेते होते थे। अब जो ये आ गए ये ना नई पौध, नए लोग, नई जनरेशन, वो कहते हैं हाँ उनको क्या राइट है हमें बोलने का। अरे भाई, अगर किसी ने कोई मत की बात बोल दी, कोई सही बात बोल दी, कोई आपको अच्छा सजेशन दे दिया, उसको सुन लो। हाँ, लेकिन अगर आप देखें कि कोई इंट्रीग प्ले कर रहा है, बिल्कुल। कोई आपको खामखा आपके घर में वो इंतशार फैलाना चाहता है, खामखा लड़ाई झगड़ा, उसकी ना सुनो, बल्कि उसको स्नब कर दो कि तरीके से। बाज़ दफ़ा आपकी खाला है, आपके मामू हैं, नानी नाना या दादी दादा तो आपको कुछ नहीं ना कहेंगे बुरा। नानी नाना दादी दादा आपको मत की बात, आपको अपना एक्सपीरियंस समझा रहे होंगे। वो कहते हैं बच्चे आजकल के कहते हैं हाँ बूढ़ी हो गई, नानी का दिमाग ख़राब हो गया, दादी का भी दिमाग ख़राब हो गया, हाँ अपने ज़माने की बातें सिखा रही है। आजकल अम्मी देखें मम्मा ये क्या आजकल फीजिबल है, ये क्या आजकल चल सकती है ये बात। उनसे कहें कि हमें ना ज़्यादा सिखाया करें अपने ज़माने की बातें। हालांकि उन बातों में वजन होता है, उन बातों को लेकर चलो। तो हमारी देखें हम इसलिए ज़्यादा पाकिस्तानीज़ या ईस्टर्न कंट्रीज़ इसलिए मशहूर हैं क्योंकि हम अपनी वैल्यूज़ पर चल रहे हैं। अभी भी हमने अपनी वैल्यूज़ नहीं पूरी तरह कोई, हाँ आने वाले लोग अब वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, कपड़े भी चेंज होते जा रहे हैं, बातें भी हाय हुआ है बाय टाय ये हो रहा है, अस्सलाम वालेकुम भूलते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमें अपनी लेगेसी, हमें अपनी वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को ज़रूर लेकर चलना चाहिए। हमें ये अपना छोटा सा दुपट्टा चाहे गले में डाल लो प्लीज़, एंकर सारी ये जो यूं करके तन के बैठी हुई होती हैं और मटक मटक और झटक झटक के आंखें भी मटका के जो इतना बोल रही होती है ना, उनको एक ज़रा सा पतला सा दुपट्टा, ये हमारा कल्चर है। बिल्कुल ठीक बात करिए। रमजानों में क्या हो रहा है, रमजानों में भी नहीं दुपट्टा ओढ़ रही, अगर एक दो ओढ़ रही है तो यूं टांका हुआ है भाई, रमजान में सुधर जाती हैं वैसे, अगर आपने देखा होगा रमजान में सुधर जाती हैं। नहीं, अब आप देखिए कई जगह नहीं सुधरी, कई जगह नहीं लिया हुआ दुपट्टा। दिस इज व्हाट आई वाज नोटिसिंग कि आप चलें ठीक है, आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। हमें अपनी नॉर्म्स, अपने कल्चर्स, अपनी वैल्यूज को प्रायोरिटी देनी चाहिए और इन चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए। इसके अलावा जो मतलब आपने दीगर बातें की, रिश्तेदारों के हवाले से आपने बात की कि जो कोई अकल की और मत की बात कर रहा है उसको पिक करना चाहिए। आई डू अग्री विद यू, मैं आपकी बात को 100% सेकंड करती हूँ। लेकिन समटाइम्स होता ये है कि रिश्तेदार जो होते हैं वो किसी भी गैदरिंग में मिलेंगे और वो कहेंगे भाई तुम्हारा अभी तक रिश्ता नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, आते नहीं रिश्ते, एंड एटसेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस मौके पर मेरे ख्याल में टू ऑल द गर्ल्स हु आर वाचिंग अस, अभी जो भी देख रही हैं, उनको कहना चाहिए कि भाई आपको एक अच्छा रिश्ता ले आए मेरे लेवल के मुताबिक, मेरे मयार के मुताबिक जो अच्छा। अब मिसेस खान, हाँ अच्छा, अब यहाँ पर मेरा अगली बात आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये एक्चुअली ये चीजें मेरे एक्सपीरियंस में आई, बिकॉज मेरे एज फेलोज बहुत लड़कियां हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि ऐसे रिश्तेदारों को रिश्ता लाएं, और लिटरली जब उनको रिश्ता लाने का कहा जाता है तो आधे रिश्तेदार तो वहां से ही स्टेप बैक कर लेते हैं और फिर खामोश होते हैं, फिर दोबारा नहीं कोई बात करते हैं। बिल्कुल यही मैं कहती हूँ कि ना कि आप लाए ना, दो तीन दिखाए ना, आपके ऊपर भी तो फर्ज बनता है ना, आप हमारे रिश्तेदार हैं, क्यों नहीं आप रिश्ता लेकर आती। हाँ। सब लोग पहले खालाएं मामू वगैरह लाते होते थे पिछले जमाने में, वो बताते होते माओ को कि वो रिश्ता है, उस खानदान को देख लो, उधर रिश्तेदारों को देख लो, उधर दूर परे की सेकंड कजन्स वगैरह को देखो, उनके भी बच्चे बच्चियां हैं, पहले घर की लड़की को देखो फिर बाहर जाना। सेकंड कजन बरादरी वगैरह इतनी बड़ी होती थी, लोग मिलते जुलते थे। अब लोगों ने मिलना जुलना भी छोड़ दिया, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी टफ, बिकमिंग टफ एंड टफ, बिकॉज यू पीपल आर, वी आर वर्किंग, द गर्ल्स आर वर्किंग, और आना जाना, इतना ट्रैफिक, पेट्रोल इतना महंगा, हमें 100 बातें सोचनी पड़ती हैं, इतना दूर है, डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा है, इतना
टाइम लगेगा, टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, आजकल तो ये लोग सोचते हैं। तो अब ये चीज़ें, इतने सारे फैक्टर्स कीपिंग इन माइंड, लोग अपने रिश्तेदारों से हार्डली मिलते हैं। पहले मिलाद होते थे, बर्थडेज बहुत सेलिब्रेट होती थी, गेट टुगेदर्स होते थे, वन डिश पार्टीज होती थी, अपने रिश्तेदार आते जाते थे। अब तो रिश्तेदार भी फ़ोन करके पूछते हैं हम आ जाएं। तो ये तो अब बाहर का कल्चर आ गया है पाकिस्तान में भी। अब ऐसे मुंह उठाकर आप रिश्तेदारों के भी नहीं जाते, या आप टेलीफोन करते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, आर यू फ्री, या वैसे भी कि हम निकल रहे हैं, हम आपकी तरफ चक्कर लगाएंगे। तो ये चीज़ें पहले नहीं होती थी। एडवांस चले जाते थे, चादर पर बैठ जाते थे, ज़मीन पर बैठ जाते थे, कुछ वो दस्तरखान बिछाकर जो कुछ भी पका होता था सब मिलजुल के खाते थे। थोड़ा थोड़ा खाए, ज़्यादा, जैसा भी पका होता था खुश खुश खाते थे, शुक्र करते थे। और अल्लाह ने बरकत दी हुई थी बेटा। 4 लोग घर में आ जाते थे, उसी में प्यालियों में डालकर रोटी रखकर अम्मा सबको देती रहती थी, और सब खाकर हशाश बशाश। देखें किस कदर अब हमारे दिल भी छोटे हो गए। अब देखें बरकतें भी नहीं रही। हाय वो आएंगे, खाना तो कम पड़ जाएगा। अरे बिस्मिल्लाह तो करो, कुल अल्लाह शरीफ पढ़ के 3 दफा फूको, देखो बरकत हो जाएगी। बिल्कुल, दिल बड़ा होना चाहिए। हम ये चीजें छोड़ते जा रहे हैं जी। तो हमारे दिल छोटे होते जा रहे हैं, वो बरकतें भी जा रही हैं। पहले तो उसी खाने में 2-3 लोग आ जाते थे, पूरा अल्लाह ताला डाल देता था। अच्छा, हरमीत का रुख करेंगे। हमारे दिल छोटे हो गए, दिमाग छोटे हो गए। बिल्कुल ठीक, आप बात कर रही हैं हरमीत। अच्छा, अब जी मिसेस खान, जिस तरह रोमा का एक सवाल था, उसमें हम आज अगर हम देखें जो एज गुजर रही है ख़वातीन की भी, मर्दों की, और फिर जब मुख्तलिफ हम देखते हैं डिमांड ज़्यादा हो रही है, ख़ासकर जो लड़की वाले हैं उनकी भी डिमांड है कि भैया लड़का बिल्कुल रणवीर सिंह जैसा होना चाहिए। अगर लड़का भी चाहता है कि भैया लड़की कतरीना कैफ जैसी होनी चाहिए, तो ये चीजें जब बढ़ती हैं तो उसमें हम देखते हैं कि मामला जो है और दूसरी तरफ दूसरा रुख इख्तियार कर लेते हैं। आपने जिस तरह जिक्र किया, पहले ये परवाह नहीं होती थी कि भाई लड़का स्मार्ट है या लड़की स्लिम है, आपने तो बोला भाई देसी घी खाओ कमाओ, जैसे मतलब ऐसा दौर था। तो ये चीजें जो बढ़ रही हैं कितनी खतरनाक है। देखिए, मैं अपनी बहू लाई तरोताज़ा लाई। मुझे वो सूखी कांगड़ी लड़कियां, बिल्कुल सूखी सड़ी, हाथ पाँव यूं पतले पतले से ऐसे स्केलेटन खड़ा हुआ, मुझे नहीं अच्छी लगती। मेरी बहू जो थी ठीक थी, भारी भरकम नहीं, गुदगुदी सी अच्छी। हाँ, लगे कि इंसान है, पता चले कि गोश्त बोटी वाली है, कुछ खाया पिया हुआ है, किसी घर की लड़की है, बहुत खूबसूरत सी, उसके हाथों पे गोश्त, मतलब चेहरा भी भरा भरा सा, और अच्छी लगती हैं ऐसी लड़कियां। तो मैं तो ऐसी लड़की लाई, भरी भरकम लड़की लाई, और मेरे बेटे ने सिर्फ एक लड़की देखी। लोग कहते थे कि मैरिज ब्यूरो, पता नहीं मिसेस खान, मेरे बेटे ने कहा था सिर्फ एक शरीफ लड़की देखना जिसकी नजरें नीचे रहती हों, जिसका फैशन ना हो। फैशन वालियों के पीछे 4 होते हैं, वो तो ऐसा, मेरा बच्चा तो बहुत ज्यादा, और दो वो क्या चीज़ है, उसके पीछे तो सारे वक्त होस्टेसेस लगी होती हैं, लेकिन वो बड़ा चूजी बच्चा था। एक ही देखूं, अम्मी उसमें सारी कंप्यूटर साइंस। ये हरमीत कह रही है कि चांद जैसी तो है वो, तो उसकी किस्मत, वो चांद जैसी तो है वो, इतनी घरेलू है, और MCS कंप्यूटर साइंस। अच्छा, आपने भी यानी पढ़ाई देखी, आपने भी पढ़ाई देखी? हाँ, पढ़ाई बहुत जरूर, पढ़ाई तो इंसान को पॉलिश करती है। वो को एजुकेशन में पढ़ी हुई है, हमने ये नहीं देखा कि वो इस तरह पर्दे करने वाली, तो ये वो उस नजर में हया होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, आपने बात की। इतनी हयादार है, और वो इतनी 2 रेज की उसने, पहली 2 पोतियां मेरी, 2 ट्विंस, और ऐसी साफ सुथरी इतनी अच्छी बच्चियां, उनको होमवर्क करवा रही है, फिर उनकी उस्तानी आ रही है, और फिर उनको नमाज, और ये सारा कुछ उसने एजुकेशन, स्प्रिंगफील्ड में वो है, एजुकेशन के साथ साथ उनको दीनी तालीम भी उसने खूब दी है। अच्छा मिसेस खान, बहुत खुश होती हूँ। यहाँ पर आपसे एक और सवाल भी ये करना चाहूंगी। आपने बता दिए। जी जी मिसेस खान, मैं आपसे यहाँ पर ये बातें बहुत प्यारी हैं। बिल्कुल बहुत प्यारी हैं। मिसेस खान, यहाँ पर मैं आपसे क्या पूछना चाहूंगी, लाइक मैंने अपने इर्द गिर्द हमेशा से ये सुना है अपने बड़ों को कहते हुए, पता नहीं आप इस चीज से अग्री करेंगी या नहीं, बट आपकी ओपिनियन इस पर जानना चाहूंगी कि लड़की जब 18-19 साल की हो ना, उसकी शादी कर दो, उस टाइम तो वो लाशऊरी की जिंदगी होती है, उसकी डिमांड्स भी नहीं होती। जैसे जैसे उम्र ज्यादा होती है, पढ़ाई ज्यादा होती है, एक्सपोजर ज्यादा आता है, सो वहां पर डिमांड्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं। आप इस चीज से अग्री करती हैं कि अर्ली मैरिज पर कर दें, क्योंकि लड़कियों को इतनी नो हाउ ही नहीं होती? अवेयरनेस तो लड़कियों को 18-19 साल में खूब आ जाती है। अब तो आपके टेलीफोन जो है ना,
वो आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस दे देते हैं। और आपकी फ्रेंड सर्कल इतनी स्मार्ट होती हैं, और आजकल की ऐसी हमारे ज़माने की 18-19 साल की लड़कियां नहीं हैं जो बेवकूफ़ हों। आपका टीवी इतना मीडिया स्ट्रॉन्ग है, आपके पास फ़ोन हर वक्त है, आप लेटेस्ट चीज़ें, नाउ दिस वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, आपको सब कुछ पता होता है। तो अगर आप अच्छा रिश्ता हो, जिनको कमाने वाली बहू नहीं चाहिए हो, जिनको घरेलू लड़की हो, उनके लिए तो वो सूटेबल है। वरना आम लड़की को पढ़ना चाहिए, आम लड़की को अपनी जिंदगी बनानी चाहिए, आम लड़की को खुद स्ट्रांग होना चाहिए, आम लड़की को वैसे नहीं होना चाहिए हाय मेरे मियाँ ने नहीं दिया तो अब मेरा कैसे घर चलेगा, हाय मेरा मियाँ नहीं देगा तो मैं टेलर के कैसे पैसे दूंगी, हाय मैंने बाजार जाना, मियाँ साहब पैसे तो दे दो। सो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ मिसेस खान इस सेगमेंट का हम इख्तिताम करना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत आपने बात की, मेरी अपनी भी पर्सनल ओपिनियन कि एक लड़की को एम्पावर्ड होना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और अच्छी एजुकेशन उसके पास होनी चाहिए। खावन की इज्जत भी बनती है, ससुराल वालों की इज्जत भी बनती है, सब कुछ बनता है, बट सबसे पहले आपने अपना आप हर तरह से स्टेबल और स्ट्रांग करना है। अल्लाह ना करे आगे जाके कोई भी ऐसे मामलात आए सो आपको किसी की तरफ देखना ना पड़े। सो इसी नोट के साथ हम इस सेगमेंट का इख्तिताम करते हैं। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, हम अक्सर कहते हैं भी हैं और देखते भी हैं और जिक्र भी अपने शो में कर रहे होते हैं कि माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए मुख्तलिफ एहतियात भी बताई जाती है और ये भी कहा जाता है कि जो आप ऑलरेडी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें से जो मैक्सिमम चीज़ें हैं जिनको आप रिसाइकिल कर सकते हैं सो उनको रिसाइकिल करके दोबारा से यूटिलाइज़ किया जाए। अच्छा, अब हम पाकिस्तान की अगर बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड तो बहुत सी चीज़ें रिसाइकिल होती हैं, बट यहाँ पर हुकूमती सतह पर भी बहुत सी चीज़ें रिसाइकिल हो रही हैं। बट अगर हम इंडिविजुअल लेवल्स पर देखें तो बहुत से यहाँ पर हमारे लोग ऐसे हैं, इंडिविजुअल जैसे हैं जो अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको बरूए कार लाते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ अशिया को रिसाइकिल करते हैं और फिर कुछ ना कुछ डिफरेंट कारनामा भी सर अंजाम देते हैं। अभी हरमीत हम जिक्र करेंगे जामे गुजरात का, जहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ फनपारे तैयार किए हैं, लाइक जो फल होते हैं उनके छिलकों को यूटिलाइज करते हुए कुछ ऐसी अशिया तैयार की हैं जिनको मुख्तलिफ अंदाज में यूज किया जा सकता है। सो वी हैव अ स्पेशल रिपोर्ट ऑन इट। पहले चलकर अपने व्यूअर्स के साथ वो रिपोर्ट शेयर करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में 7 मुख्तलिफ शोबाजात के 38 तुलबा और तालिबात ने 150 से जायद आर्ट के फनपारों का मेला सजा दिया। रंगारंग तकरीब का इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर शब्बर अतीक ने किया। नुमाइश में शोबा टेक्सटाइल डिजाइन की तुलबा ने दरख्तों की छाल और फ्रूट के छिलकों से बनाए गए कपड़ों और उनसे बनी मसनूआत को पेश किया। तो इस एग्जीबिशन का मकसद ये था कि जो स्टूडेंट्स ने अपने फाइनल ईयर में जो 3 साल में लर्न किया और जो आइडियाज़ डेवलप किए उसकी बेस पे वो क्या, हाउ दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। मौसमियाती तब्दीली की वजह से दुनिया पर पड़ने वाले माहौलियाती आलूदगी के असरात को पेश नजर रखते हुए तालिबात की जानिब से बनाए गए फाइनल प्रोजेक्ट्स में केले, सेब, अनार और माल्टे के छिलकों से तैयार शुदा मास्क, जूते, दस्ताने, हैंड बैग्स के साथ साथ शर्ट्स भी मेले की जीनत बने रहे। बेसिकली मैंने फ्रूट का जो वेस्ट मटेरियल है उसको मैंने ब्यूटी में कन्वर्ट किया है। मैंने जो माल्टे के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, सेब के छिलके हैं, अनार के छिलके हैं, उसको मैंने एक सरफेस क्रिएट दिया और उससे मैंने प्रोडक्ट्स रेडी किए हैं। तलबा और तालिबात की तरफ से तैयार करदा अशिया फैशन में जिद्दत के साथ साथ तिब्बी फवायद और ख्वास भी रखती हैं। नुमाइश में रखे गए फनपारे तख्लीकी अहमियत के हामिल हैं। अगर हुकूमत तलबा और तालिबात को सहूलत फराहम करे तो ये पाकिस्तान की वसीतर तरक्की के लिए मौजू साबित हो सकते हैं। अब्दुल सलाम मिर्जा, पब्लिक न्यूज, गुजरात। तो ये स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी हरमीत। ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी क्रिएटिविटी आपने देखी और माहौलियाती आलूदगी के असरात को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जो काविश सर अंजाम दी है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ और बल्कि हमेशा हम इसका जिक्र करते हैं कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन जब मौका मिलता है और उस मौके का आप फ़ायदा उठाते हैं तो आप देखें ना कितना खूबसूरत मैसेज है, फिर इतना खूबसूरत पैकेज बनाया गया। और अगर आप देखें इतनी सारी चीज़ों को दोबारा हम देखते हैं कि जो माहौलियाती आलूदगी की बात की, तब्दीलियों की बात की जाती है तो उसमें सबका फ़र्ज़ बनता है तो सारी कोई ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है। इसमें स्टूडेंट ने हमें एक पैगाम दिया, एक मैसेज दिया है बड़ा खूबसूरत तरीके से। तो आप देखिए कितनी मेहनत की उन्होंने और मेहनत के बाद जो चीज़ हमें नज़र आई तो वो कितनी खूबसूरत है। तो इन चीज़ों की जो सजावट हुई और फिर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने जिस तरह इस सारे भरपूर हम देखें तो तलबा ने जिस तरह इसमें बढ़ चढ़ कर
हिस्सा लिया। तो बहुत ही अच्छा है, कमाल का मैसेज है हम सब के लिए कि बिल्कुल ठीक। जिस तरह हम करते हैं माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए हम सब का फर्ज है कि हम अपना फर्ज निभाएं, अपना फर्ज निभाएं। हरमीत, हमारे साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर गुजरात से मौजूद है अब्दुल सलाम, जिन्होंने स्पेशल रिपोर्ट तैयार भी की है और इस एग्जीबिशन को कवर भी किया। अब्दुल सलाम, ये बताइएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे इस एग्जीबिशन का आंखों देखा हाल, कितनी स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अब जो चीजें बनाई गई हैं रिसाइकिल करके, बहुत जबरदस्त काम, इनको सेल आउट किया जाएगा, अपने पास रखा जाएगा, किस पर्पस के लिए इनको यूटिलाइज किया जाएगा? ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, इसमें साडा डिपार्टमेंट के जेर तमाम ये जो वो लगाई गई थी, जिसमें मुख्तलिफ शोबा जात के जो है 38 तलबा व तालबात ने हिस्सा लिया था। 150 से ज्यादा उन्होंने आर्ट के फनपारों का मेला सजाया था। और इसमें जो आपने दूसरा सवाल पूछा है कि नुमाइश में जो है ये बेची भी गई थी, बिल्कुल बेची भी गई थी, हाथों हाथ इनकी चीजें बिकी भी हैं। बहुत सारे तलबात इस चीज पे खुश थे कि उनके फाइनल प्रोजेक्ट थे और वो फाइनल प्रोजेक्ट्स उनके बिके भी हैं और इसके साथ इंडस्ट्री मालकान ने भी विजिट किया है। मैं बताना चल जाऊं कि ये टेक्सटाइल डिजाइन की जो तलबा थी, उन्होंने दरख्तों की छाल से फ्रूट और छिलकों के बनाए गए कपड़ों से बनी लेदर की मसनूआत थी। ये एक उन्होंने लेदर का सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो तैयार किया था, जिसमें उन्होंने मास्क, जूते, दस्ताने, हैंड बैग्स और शर्ट्स का मेला जो है वो सजाया था। ये ना सिर्फ मौसमियाती तब्दीली बल्कि ये जो हमारे इर्द गिर्द आए रोज स्मोग और दीगर जो माहौलियाती आलूदगी के असरात पड़ रहे हैं दुनिया में, ये उसके लिए भी बड़ी मौजूदा साबित होंगी हमारे लिए। उसके साथ साथ जो कैंसर के मरीज हैं उनको कुछ चीजों के लिए जो है डॉक्टर हजरात की जानिब से मना किया जाता है, ये उनके लिए भी बड़ी अच्छी मौजूदा तलबात की जानिब से बताया और तलबात ने बताया कि उन्होंने बाकायदा रिसर्च की है इन चीजों पे, बहुत सारे रिसर्चर्स की हेल्प ली है और उसके बाद तैयार करने में वो कारआमद हुए हैं। ठीक है अब्दुल सलाम, आपने बहुत ज्यादा खूबसूरत पैकेज बनाया और अगर हम देखें इन बच्चियों की, इन खवातीन जो तलबा हैं, उन्होंने जिस तरह इस पे काम किया है, एक मैसेज दिया है, बड़ा खूबसूरत मैसेज हम सबको दिया है, तो वहां पे जो शुरका थे उन्होंने इस चीज को कैसे देखा, उनका इस हवाले से क्या कहना था जब आप वहां मौजूद थे और सारी चीजों को आप कवर कर रहे थे? जी हरमीत, ये जो आने वाले शुरका थे वो बड़े खुश थे कि हमारे में ऐसा टैलेंट भी मौजूद है, लेकिन वो दूसरी जाने मायूस हो गए थे कि ऐसा टैलेंट होने के बावजूद भी हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे टैलेंट है उसको लेके ताकि मजीद इसको करे, ताकि पाकिस्तान का ना सिर्फ दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम बन सके ऐसी चीजों से। तो शुरका की जानिब से तो तालबात को बड़ा खूब सराहा गया, लेकिन आड़े तो हुकूमत को देते रहे थे। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल सलाम, खूबसूरत रिपोर्ट हमारे साथ शेयर की। हरमीत, यहाँ पर हम अक्सर जिक्र करते हैं, मेरे ख्याल में इस तरह की जो क्रिएटिविटी है उसकी अप्रिसिएशन तो बनती है। शुरका ने तो अप्रिशिएट कर दिया, हम भी अपने शो में बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें बहुत सी क्रिएटिविटी पाई जाती है, लेकिन हम देखें तो जो स्टूडेंट्स इस तरह की काविशें सर अंजाम देते हैं उनको कोई अप्रिशिएट हुकूमती सतह पर उस तरह से नहीं करता। तो मेरे ख्याल में जब कोई भी स्टूडेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी या स्टूडेंट के अलावा कोई भी इंडिविजुअल अगर आप कह लें इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई भी काविश सर अंजाम देता है, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम अप्रिसिएशन, इसके साथ साथ होना ये चाहिए कि ऐसे लोगों की क्रिएटिविटी से, टैलेंट से फायदा उठाना चाहिए। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट कायम होना चाहिए जहां पर इस तरह के लोगों को इकट्ठा किया जाए, फंड्स प्रोवाइड किए जाएं, वो अपने लिए भी कमाएं, हुकूमती सतह पर भी ऑब्वियसली वो जो कुछ ना कुछ बना कर देंगे उसका अवामुन नाज भी फायदा उठा सकेगी। सो इस तरह से मेरे ख्याल में इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। टैलेंट बहुत ज्यादा है, फायदा उठाया जा सकता है। रोमा, हमने अमूमन देखा है कि बाहर यूरोप में हम ये चीज़ें बल्कि रिपोर्ट भी करते हैं, देखते भी हैं कि वहाँ पे जब इस तरह स्टूडेंट इक़दाम उठाते हैं तो वहाँ पे तबकी जब आपको रियासत की जानिब से, हुक्मरान तबके की जानिब से मिलती है, आपको घर के बड़े की जानिब से मिलती है, तो आप और मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ने की आपकी चाह होती है कि मैं और ऐसा कुछ करना, एक कारनामा सर अंजाम दूं जिससे इस तरह से मुल्क, पूरी दुनिया में हमारा जो मुल्क का नाम है वो भी रोशन हो सके। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी मददाब ये सारा प्रोग्राम कराया, फिर हमें एक पैगाम दिया, एक मैसेज दिया, तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि जिम्मेदारी एक रियासत की भी बनती है कि जब आप इनको सपोर्ट करें, आप इनको और कोशिश करें कि मुख्तलिफ मसाइल का इनको जो सामना है वो उनका हल कोई निकाले। तो ऐसी चीजें, कई सारी चीजें जो टैलेंट है वो हमारे सामने आए और कई सारी चीजें इस तरह की जो काविशें हैं वो ज्यादा से ज्यादा सरअंजाम दी जा सकें। इसी के साथ ही हमारा अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।